गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में गुड मॉर्निंग पोलराइजेशन डिस्कस कर रहे थे, है ना? सर यस। सर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके मतलब मैग्नीट्यूड पे तो कोई कंडीशन नहीं होती है ना? मैग्नीट्यूड तो वेरी कर ही रहा है ओवरऑल। उसको देखोगे मैग्नीट्यूड एक ही टर्म है ना, तो उसमें तो जैसे मान लो साइन टर्म है तो उसका मैग्नीट्यूड तो वेरी करेगा ही। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जैसे हम इसमें कहते हैं ना, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, वैसा नहीं होता है इसमें। डायरेक्शन बस फिक्स होता है, मैग्नीट्यूड पे कोई कंडीशन नहीं है। ओके, ठीक है। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग टाइप्स डिस्कस किए थे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। तो बेसिकली आप लोग को बताया गया कि प्लेन पोलराइज लाइट हो सकता है, ठीक है, देयर कैन बी सर्कुलरली पोलराइज लाइट, ठीक है, और देन देयर कैन बी इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, ठीक है, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। तो देखो प्लेन पोलराइज लाइट में क्या होता है कि जैसे मान लो ये डॉट जो है ना, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा। दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये मान लो आउट ऑफ द पेज आ रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर होगा या इधर होगा। इसमें ऐसा होता है सर्कुलरली पोलराइज लाइट में कि डॉट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर हो सकता है इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस, और इट कैन बी दिस, ठीक है ना। इस तरह से इट विल फॉर्म ए सर्कल, ठीक है ना, तो ये सर्कल बनाएगा। और इलिप्टिकली पोलराइज लाइट में, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट में ऐसा होता है कि यहाँ पे जैसे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो इसके चारों तरफ इलिप्स बनता है, ठीक है ना, इस तरह से फॉर्म्स एन इलिप्स। ये लगभग सर्कल है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया होगा, ठीक है, तो ये इलिप्स बनता है यहाँ पे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट। ओके, इफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ना वो ऐसे चेंज हो रहा होता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। अब इसका मिक्सचर भी हो सकता है, जैसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि देयर कैन बी मिक्सचर ऑफ सर्कुलरली पोलराइज लाइट एंड प्लेन पोलराइज लाइट। तो दोनों का मिक्सचर है, तो बस दोनों का जो फॉर्मूला है उसको मिक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, ठीक है ना। तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में कि हाउ टू डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। किसी भी लाइट में टाइप ऑफ पोलराइजेशन क्या है वो कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग पढ़ रहे होंगे कि जैसे मान लो कि कोई लाइट अगर सर्कुलरली पोलराइज लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट का मिक्सचर है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये मिक्सचर ऑफ टू लाइट है। ओके, सो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, ठीक है। तो अभी सेपरेट सेपरेट आपको बता दिया गया है ना। एक्सक्यूज मी सर। यस सर एक छोटा सा डाउट था। हाँ, क्या डाउट है? सर आपने एग्जांपल दिया था ना, E इक्वल टू ई नोट 2i प्लस 3j इंटू ई एक्सपोनेंशियल की पावर 3 के आइटा 3kx माइनस 2ky अपॉन रूट 9 माइनस ओमेगा टी। रूट 9, हाँ, रूट सर 13, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का एक एग्जांपल दिया था आपने। हाँ हाँ 9 या जो भी था वहां पे, ठीक है। तो हाँ, क्या हुआ उसमें? सर ये फिर प्लेन पोलराइज और उसके बाद में सर आपने सर्कुलर पोलराइज लाइट में भी एक्स एक्स आई आइटा प्लस एक्स डायरेक्शन आइटा वाई इंटू ई की पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी बोला था। हम्म तो सर कैसे पता चलेगा कि ये प्लेन पोलराइज्ड होगा या सेंटर पोलराइज्ड होगा? दोनों में डिफरेंस नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू? दोनों में क्या डिफरेंस है?
थोड़ा ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं ध्यान से देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या लिखे हुए हैं, बोलो जरा फिर से, क्या लिखे हुए हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट में? E इक्वल टू E नोट E नॉट 2I 2I कैप और प्लस 3J कैप 3J कैप। हाँ 2I इसको ऐसा करो, क्लैरिटी के लिए इसको ऐसे लिख दो, एक्स कैप लिख देते हैं, ठीक है ना, एक्स कैप और ये वाई कैप और e टू द पावर आयोटा, है ना, और 3kx 3kx और -2ky -2ky, चलो ऐसे लिख दिए, और माइनस ओमेगा टी, है ना, ठीक है, Yes, और डिवाइड बाय √13 मान लो कर दो, है ना, ऐसे, यस सर। ठीक है। और सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में क्या लिखे थे? E नोट x कैप प्लस आइटा y कैप E आइटा kz माइनस ओमेगा टी। इसमें कुछ पूछ रहे हो हमसे, कैसे पता चलेगा, कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे? कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू? थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, मतलब ये इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है? बोल रहे हो कि कैसे पता चलेगा कौन सा सर्कुलरली पोलराइज्ड? हाँ, क्या डिफरेंस है? सर इसमें लाइट XY डायरेक्शन में मूव कर रही, इसमें Z डायरेक्शन में। अरे वो नहीं है डिफरेंस, डिफरेंस ये है यहाँ पे, इसमें आयोटा दिख रहा है, यहाँ पे आयोटा दिख रहा है नहीं है ना, और यहाँ पे आयोटा है, इस आयोटा। अच्छा, कल हम इतना कुछ बताए थे तो उसमें डिफरेंस पता नहीं चला था, इसके बारे में फिर और आगे क्या बताए थे? वो आयोटा का क्या मतलब बताए थे हम? व्हाट वाज द आयोटा? ऐसा इतना लिख करके छोड़ तो नहीं दिए थे ना, इसके आगे भी तो कुछ कुछ बताए थे ना कि आयोटा क्या होता है, e टू द पावर आयोटा π/2 ये होता है। फिर हम क्या बताए थे इसके बाद कि ये वाला टर्म देखो, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा इसमें ऐड हो जाएगा, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसमें बस इतना ही रहेगा, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आया? व्हाट इज द फेज डिफरेंस? π/2। तो फिर ये सब जो इतना सब कुछ बताया गया कल, वो क्या बताया गया? अब बोल रहे हो कैसे पता चलेगा दोनों में डिफरेंस? तो पढ़ाई देखो, एक बार कहते हैं कि अकलमंद को इशारा ही काफी होता है, आप लोग अकलमंद बनने की कोशिश करिए, ठीक है ना। देखो जब बताया जा रहा है, इतना सारा डिटेल बताया गया, ऐसा नहीं कि हम आयोटा चुपके से लिख दिए थे और आपको पता भी नहीं चला कि सर ने आयोटा लिख दिया था यहाँ पे। उसके बाद सब कुछ बताए थे हम इसके बारे में, कि एक होता है ना कि हमने जल्दी जल्दी लिखा, जैसे IIT में पढ़ाते हैं ना, IIT में जानते हो क्या करेंगे? आपको बताएंगे भी नहीं, ऐसे लिखेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये लिख दिए, सर्कुलरली पोलराइज्ड ये लिख दिए, कुछ इसके बारे में बताएंगे भी नहीं, और अब आगे बढ़ जाएंगे। अब आपका काम है यहाँ पे नोटिस करना कि क्या लिखा, उसमें क्या डिफरेंस था, क्या नहीं था, ये सब आपका काम है। वो इतना एक एक स्टेप नहीं बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया ना कि आयोटा को हम ऐसे लिखेंगे, तो इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्सपोनेंशियल ऐड हो जाएगा, तो इसमें π/2 एक्स्ट्रा होगा इसमें, तो दोनों टर्म के बीच में फेज डिफरेंस π/2 है। और दोनों, अब देखो एक्स कैप का कॉफिशिएंट देखो E नॉट है, वाई कैप का भी कॉफिशिएंट E नॉट है, अगर इसका मॉडुलस निकालोगे एक्स कैप के कॉफिशिएंट का मॉडुलस तो भी E नॉट निकलेगा, वाई कैप के कॉफिशिएंट का भी मॉडुलस E नॉट निकलेगा, तो दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल हुआ कि डिफरेंट हुआ? क्या लग रहा है? इक्वल होगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई गई कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में एम्पलीट्यूड इक्वल है, फेज डिफरेंस दोनों टर्म के बीच में, दो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन है, ये सब नहीं बताया गया सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में कि इक्वल, सर्कुलरली पोलराइज्ड में इक्वल एम्पलीट्यूड, ठीक है, इक्वल एम्पलीट्यूड, ठीक है, और क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन तो परपेंडिकुलर होगा ही, ठीक है। और दूसरी बात फेज डिफरेंस जो होगा वो π/2 होगा। तो ये सब अब बताइए, हम बताए थे कि नहीं बताए थे ये सब? यस सर। तो फिर कैसे पूछ रहे हो कि हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे दोनों में? सर तो ध्यान से देखो, ऐसे पूछने का तो कोई भी दिन भर पूछते रह सकते हैं हमसे कि सर आप ये क्या बताए थे, वो क्या बताए थे। आपका काम क्या है? उसके ढूंढ करके निकालना, समझ गए ना। आप फिजिक्स के स्टूडेंट का मतलब यही होता है। अब ऐसा नहीं कि हर चीज आप मतलब पूछ सकते हो, मना नहीं कर रहे पूछना, हम बताए भी, देखो हम क्लियर बताए ना कि डिफरेंस यही है, आयोटा का डिफरेंस है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड इक्वल है, ठीक है ना। लेकिन जानते हो फिजिक्स आप पढ़ रहे हो ना, तो इन्वेस्टिगेटिव तरीके से पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ें सब कुछ समझ में आ जाए बस वही फिजिक्स है, ऐसा नहीं है। आपको मतलब उससे ढूंढ ढूंढ के कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा, ये एटीट्यूड डेवलप करिए। ट्राई टू एक्सट्रैक्ट कॉन्सेप्ट योरसेल्फ, है ना। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट आप खुद उससे जानते हो एक्सट्रैक्ट करोगे ना,
वो उतना ज्यादा आप बेटर मतलब फिजिक्स के पर्सन बनेंगे। ठीक है, ये चीज नहीं होती है कि आपको हर कुछ कोई बता देगा, वो ये तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया ना, कि हम आपको जो बताएं वो चीज आपको पता चल गया, तो इससे आप मतलब आपका अपना मतलब अचीवमेंट क्या हुआ, ये तो सब स्टूडेंट के पास जा रहा है जो भी हम बता रहे हैं। अब जानते हो आप लोगों में आपस में जो डिफरेंस होगा ना, वो जानते हो इस चीज से होगा कि हम जो चीजें बता रहे हैं उसमें से आप एक्स्ट्रा क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, एक्स्ट्रा जो अंडरस्टैंडिंग खुद से डेवलप करोगे, दैट विल मेक ए डिफरेंस बिटवीन यू पीपल। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिए कि हमेशा खुद से भी कुछ चीजें डेवलप करने की कोशिश करनी है, जो हम नहीं बताएं वो भी कोशिश करो कि एक्सट्रैक्ट करें यहाँ से। ठीक है, हाँ बताइए और क्या है। सर कल जब आपने डायगोनल एलिप्स बनाया था ना, तो आपने हाँ बोला था कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहीं और थीटा पे आएगी। हाँ, तो सर ये बात नहीं समझी। वो वो तो हम बताए थे ना कि जैसे हम क्या बोलते हैं एक कंपोनेंट को जीरो करके दिखा रहे थे, तो उसमें देखो क्या कहते हैं, एक कंपोनेंट हम जब जीरो किए थे ना, एक्स कंपोनेंट जैसे जीरो कर दिए थे या वाई कंपोनेंट जीरो किए थे, तो एक्स कंपोनेंट में कॉस फाई वगैरह या साइन फाई बच रहा था ना, तो वन तो नहीं आ रहा था ना। कॉस फाई साइन फाई क्या होता है, कॉस फाई अगर हम लिख रहे हैं तो दैट इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो उसका एंगल अभी हम बता देते हैं, उसका एंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो देखो जैसे हम लोग ये कह रहे थे ना कि जैसे मान लो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट लिखते हैं, देखो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। ठीक है, सपोज हम इलिप्टिकली पोलराइज लाइट ऐसे लिख दिए, सम ए एक्स कैप और, ठीक है ना, ए एक्स कैप और कॉस, मान लो हमने ऐसे लिख दिया के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और प्लस बी वाई कैप और साइन के जेड, इसको भी कॉस में लिख देते हैं सो दैट हमें पता चलेगा दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बी वाई कैप है, और ये भी कॉस लिख दिया हमने के जेड और माइनस ओमेगा टी और प्लस फाइव ऐसे लिख दिया हमने। तो दोनों के बीच में देखो इस ये भी कॉस टर्म है, ये भी कॉस है। अगर कॉस और साइन लिखते हैं ना, तो जानते हो मतलब कॉस और साइन लिखने से डायरेक्टली पता चल जाता है कि फेज डिफरेंस पाई बाय 2 होता ही है कॉस साइन में, और प्लस अगर फाइव एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है ना, तो फिर पाई बाय 2 प्लस 5 हो जाएगा फेज डिफरेंस। इज दैट ओके? तो या पाई बाय 2 माइनस 5 हो जाएगा फेज डिफरेंस अगर कॉस और साइन लिखा हुआ है तो। ठीक है, क्योंकि देखो जब दोनों में सेम फंक्शन होगा तो फिर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें फेज डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो जानते हो पूछ लिया करो सब कुछ, लेकिन जानते हो इतनी छोटी छोटी चीजें पूछ लेना ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। हम आपको बता रहे हैं जब सब कुछ सामने लिखा हुआ है तो गौर से देखिए आप इसको। ठीक है, और पढ़ने की हैबिट डेवलप करो। जानते हो हम आपको क्लियर बता रहे हैं कि जिन लोगों ने बहुत अचीवमेंट बड़े बड़े अचीवमेंट किया ना, उन्होंने बहुत पढ़ा है। ठीक है ना, दे हैव स्टडीड अ लॉट। ओके, जानते हो मतलब एक एक टॉपिक पे लोग कई कई बुक्स पढ़ते हैं, और जो लोग रिसर्च करते हैं ना पर्टिकुलरली, वो लोग तो जानते हो रिसर्च पेपर आपको जैसे मतलब एक पेपर आप एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं ना, हो सकता है उस पर आपको 100 पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। 100 पेपर्स, एक एक पेपर हो सकता है कि 20-20 पेज का होगा, तो आपको मतलब 2000 पेज मतलब पेजेस पढ़ने पड़ जाएंगे उसके लिए। ठीक है, तो मतलब ये एटीट्यूड अगर जानते हो पढ़ने वाला एटीट्यूड अगर किसी के अंदर है तभी पीएचडी वगैरह करनी चाहिए, नहीं तो फिर आपकी पीएचडी भी अच्छी नहीं होगी। ओके, मतलब ये जानते हो देखो हम आपको क्लियर बता रहे हैं, जॉब क्राइसिस तो है अभी, देख रहे हो इतनी जो ज्यादा जॉब क्राइसिस है, तो इसमें क्या बोलते हैं जो लोग ज्यादा मेहनत करेंगे उन्हीं को अच्छी जॉब मिलेगी या जॉब मिलेगी। हम ये कह रहे हैं जॉब भी मिलने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस वी हैव रिटन एक्स कैप और दिस। तो ये इलिप्टिकली पोलराइज लाइट लग रहा है ना, क्योंकि देखिए आप ये हम आपको बताए लास्ट क्लास में कि इलिप्टिक पोलराइजेशन के लिए क्या होता है, सबसे पहला कंडीशन है कि परपेंडिकुलर पोलराइजेशन होना चाहिए, परपेंडिकुलर पोलराइजेशन। ठीक है ना, और एम्पलीट्यूड इक्वल हो या नॉट इक्वल, यहाँ पे मान लो एम्पलीट्यूड नहीं इक्वल लिए हुए हैं, ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब डिफरेंट एम्पलीट्यूड अगर है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड, so amplitudes are different. Is that okay? Now if amplitudes are different, okay, तो यहाँ पे अब फेज डिफरेंस की बात करेंगे। फेज डिफरेंस तो हम देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड डिफरेंट है ना, तो फेज डिफरेंस बस फाई जो होगा दैट शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाई, क्योंकि एन पाई हो जाएगा तो कौन सा पोलराइजेशन बन जाएगा? कैन एनीवन टेल इफ फेज डिफरेंस इज एन पाई? प्लेन इट पोलराइज्ड। विल बिकम प्लेन पोलराइज लाइट, है ना, क्योंकि देखो इसमें एन पाई पुट करोगे ना तो ये कॉस
कॉस फंक्शन हो जाएगा, तो इन दोनों में से कॉस कॉमन आ जाएगा, तो एन पाई देखो अगर फाई इज इक्वल टू एन पाई लिखोगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा, ई इज इक्वल टू, ठीक है, ए एक्स कैप और प्लस बी वाई कैप, ठीक है ना, बी वाई कैप, और यहाँ पे मान लो कुछ प्लस या माइनस जो भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन कि एन ऑड इंटीजर है या इवन इंटीजर है उसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे इवन इंटीजर है तो प्लस आएगा और ऑड है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना यहाँ पे। तो कॉस और ये बन जाएगा ऐसे के जेड और माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब आप देखिए ये टर्म चाहे मतलब कॉस का वैल्यू आप कुछ भी लिखो यहाँ पे, अब इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। ये वाला फैक्टर देखो जो है ना, डायरेक्शन का जो फैक्टर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गया, ये अलग फैक्टराइजेशन में आ गया ना, ये एक अलग फैक्टर है, दिस इज ए सेपरेट फैक्टर एंड दिस इज ए सेपरेट फैक्टर। इस डायरेक्शन वाले फैक्टर में टाइम नहीं है। अभी देखो क्या हो रहा है, डायरेक्शन इससे डिसाइड हो रहा है और इससे डिसाइड हो रहा है, ये दोनों के समेशन से डायरेक्शन डिसाइड हो रहा था, और इसमें भी टाइम है और इसमें भी टाइम है, इसमें कॉमन नहीं कर सकते हो। अब जब आप कॉमन कर दिए ना तो आप बोलोगे डायरेक्शन सिर्फ इस रेक्टेंगल वाले के अंदर वाले फैक्टर से डिसाइड होगा, तो अब इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ओके, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, इज दैट ओके। तो इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग ये कहेंगे कि अब ये प्लेन पोलराइज लाइट बन गया, तो फाई इज इक्वल टू एन फाई में ये पीपीएल बन जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इलिप्टिकली पोलराइज लाइट का फॉर्मूला है। तो देखो हम ये कह रहे थे ना कि जैसे हम लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो ये के जेड माइनस ओमेगा टी को अगर मान लो हम कर देते हैं सपोज करो पाई बाय 2, ठीक है, वही तो हम एक्सप्लेन किए थे ना ऐसे के जेड माइनस। तो ये सब चीजें समझ में नहीं आता है ना तो 2 बार पढ़ के देखा करो ध्यान से, ठीक है ना, तो सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि लिख दिया गया है ना सब कुछ। नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। के जेड माइनस ओमेगा टी को अगर हम पाई बाय 2 पुट कर देंगे किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है ना, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। अब आप बताइए ये टर्म 0 हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस फाइव, तो ये साइन फाइव हो गया ना, तो ये बच जाएगा ई इज इक्वल टू, ठीक है, ई इज इक्वल टू आप देखिए यहाँ पे बी वाई कैप, ठीक है, और ये हो गया साइन फाइव, ठीक है ना, बी वाई कैप और इंटू साइन फाइव, ठीक है, यहाँ पे कॉस माइनस प्लस जो भी है माइनस में आ गया साइन फाइव, ठीक है ना। तो ये इतना आ रहा है। तो देखो अभी ये साइन फंक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अभी बी के इक्वल नहीं हो रहा है, लेकिन साइन हम जानते हैं कभी ना कभी साइन फंक्शन 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाई एक्सिस पे जो है ना इसका एम्पलीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रहा है वो बेसिकली आप देख रहे हैं कि बी के इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें ऐसे, ठीक है, तो हम लोग जो है ना इसका ग्राफ जो बनाए इसको प्लॉट करेंगे ना, इसको मतलब और भी तरीके हैं शो करने का, ठीक है ना, वी कैन शो इट इन समवट डिफरेंट वे ऑल्सो, ठीक है ना, कि मतलब कौन सा एक्सिस बन रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है ना मतलब वाई डायरेक्शन में देखो ई का मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलते हैं बी तो नहीं होगा ना, बी से कम होगा, ठीक है ना, बी से कम होगा यहाँ पे, लेकिन आप ऐसे देखो लॉजिकली आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे b से कम होगा क्योंकि b इंटू साइन फाइव की वैल्यू मान लो 1/2 है, तो हो सकता है यहाँ से यहाँ तक b/2 आ जा सकता है, तो ये होगा b साइन फाइव, अभी यहाँ पे b साइन फाइव आ रहा है ये, ठीक है ना। ठीक है, तो ये दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। अब लेकिन आप देखिए कि अगर कभी ऐसा हुआ कि सपोज करो कि ये जो के जेड माइनस ओमेगा टी का वैल्यू है ना दैट इज इक्वल टू -5, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो कभी भी -5 के भी इक्वल हो जा सकता है। तो ये अगर -5 के इक्वल हो गया क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, ये -5 के इक्वल हो सकता है, तो -5 और +5 कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, तो cos 0 1 भी हो जा सकता है। तो आप देख रहे हो कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाई कंपोनेंट, ठीक है ना, वाई कंपोनेंट जो है ना मतलब क्या बोलते हैं हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है ना यहाँ पे आप क्या बोलते हैं ये वैल्यू कॉस का वैल्यू 1 भी हो सकता है। तो उस केस में देखो यहाँ पे जब ये 1 हो जाएगा तो ये समथिंग एल्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम बोल रहे हैं फाई हो रहा है, तो ये मतलब उस टाइम क्या होगा, देयर विल बी एक्स डायरेक्शन एंड देयर विल बी वाई डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि इसमें जो है ना इधर जैसे देखो क्या है कि यहाँ पे वैल्यू कम आ रहा है तो किसी दूसरे डायरेक्शन में ज्यादा आ सकता है, ठीक है ना वैल्यू, ओके, दैट कैन हैपन, ओके। तो मतलब इस तरह का फिगर बन सकता है, देखो क्लियरली हम बना के दिखा देते हैं, ठीक है, इट कैन बी समथिंग लाइक दिस ऑल्सो, इस तरह का वैल्यू बन सकता है, मतलब ये जो है ना ये ज्यादा हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी समथिंग लाइक दिस। लेकिन इसका जानते हो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दूसरे तरीके से दिया जाता है, मतलब टिल्टेड क्यों बनता है और कितने एंगल पे बनेगा, अगर ये जानना चाहते हो ना तो देयर इज अ वे टू राइट इट, ओके।
जैसे हम देखो इसको क्लियर थोड़ा और बेटर वे में हम समझा देते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो अभी ये समझ में आ रहा है कि ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है। नाउ क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि टिल्टेड क्यों है और क्या बोलते हैं, तो ये तो मैथमेटिक्स है। आप ये मतलब कोनिक सेक्शन वगैरह पढ़ते हो ना, तो उससे पता चलता है ये, दिस इज प्योरली मैथमेटिक्स। ओके, तो इसका तरीका फिर देखो ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे कि जैसे देखिए यहाँ से इस कंपोनेंट को हम लोग एक्स कंपोनेंट कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। देखो दिस यहाँ से जैसे E इक्वल टू ये लिखा हुआ था ना, तो हम लोग देखो इसको थोड़ा एक टॉपिक जैसा लिख देते हैं तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ट्रेस, ठीक है, ट्रेस ऑफ जनरल इलिप्टिक पोलराइजेशन। जनरल इलिप्टिक पोलराइजेशन को हम ट्रेस करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कैसे ट्रेस करेंगे, ठीक है, ट्रेस ऑफ जनरल इलिप्टिक पोलराइजेशन। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट लिखा हुआ है, इसका एक्स कंपोनेंट आप लिखेंगे ना, तो एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू होगा ए और कॉस के जेड और माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा गया है, दिस इज इक्वल टू बी एंड कॉस, ठीक है, के जेड और माइनस ओमेगा टी और प्लस फाइव, दिस इज व्हाट इज रिटन। ये कॉस की जगह पे साइन भी लिखा हुआ हो सकता है, इट डजंट मैटर, ये दोनों साइन फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे और इसको हम ओपन कर रहे हैं, तो देखो ई वाई बाई बी ऐसे लिख दो, ठीक है, और इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो ये बन जाएगा कॉस ए कॉस के जेड और माइनस ओमेगा टी और इंटू कॉस फाइव। तो कॉस ए इंटू कॉस बी हो गया और प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे, माइनस साइन के जेड, ठीक है। यहां से देखो ये जो टर्म है ना, दिस विल बिकम नाउ कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन ए माइनस इंटू साइन बी साइन फाइव। ओके, यू गेट समथिंग लाइक दिस। ओके, अब आप देखिए ये कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी जो टर्म है ना, इसकी जगह हम ये बेसिकली ई वाई बाई बी हो जाएगा, ई वाई बाई बी, और यहाँ से आप देखिए दिस विल बी ई एक्स बाई ए, ये ई एक्स बाई ए आ जाएगा और फिर इंटू कॉस फाइव हो गया ये, ठीक है ना, और माइनस, ठीक है, यहाँ पे साइन टर्म है ना, तो इसको माइनस रूट अंडर इसको 1 माइनस कॉस लिखा जा सकता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर कॉस का वैल्यू यहाँ से लिख दोगे तो ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इंटू साइन फाइव, ठीक है, दैट्स व्हाट यू गेट। ओके, तो अब यहाँ से आप देखिए क्या बोलते हैं, देखो हम उसको जानते हो एक्चुअली क्या हुआ कि देखो जैसे आप लोगों ने पूछा ना वो टिल्टेड कैसे बना, ठीक है, तो हम उसको दूसरे तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेटर एक्सप्लेनेशन जो है ना यही इसी से आता है, ठीक है ना। इससे आप लोगों को देखो क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कुछ अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछ लोगे, ठीक है। तो इसमें क्या करिए आप कि देखिए रूट हटाने का तरीका ये होता है ना कि हम इसको इस साइड ले आएंगे उठाकर, ठीक है ना, तो ब्रिंग इट टू दिस साइड, ठीक है। तो देखो यहाँ से आ जाएगा ई वाई बाई बी और माइनस ई एक्स बाई ए और इंटू कॉस फाइव, ठीक है, दिस होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इसको इस साइड लाकर स्क्वायर कर रहे हैं, 1 माइनस ई एक्स बाई ए, ई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, दैट्स व्हाट यू गेट। तो अब आप देखिए यहाँ से क्या रहा है कि इसको हमने स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करोगे ना तो ई एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर फाइव और यहाँ से ई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव आएगा। तो ये कॉमन लेने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, ई एक्स स्क्वायर बाई ये वाला टर्म यहाँ से स्क्वायर होने के बाद और ये टर्म ऐड होकर के ई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, फिर ई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2 ई एक्स और इंटू ई वाई और डिवाइडेड बाई ए बी और इंटू कॉस फाइव, ठीक है, इंटू कॉस फाइव। All right, and now, ठीक है, this is what we are getting, और इस साइड बच जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला निकल रहा है, दिस इज ए फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं ना, देखो हम ऐसे कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट कर रहा है तो टिप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स ए सर्कल और टिप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एलिप्स। हम इस तरह से बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो इट विल फॉर्म ए सर्कल लाइक दिस, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इट विल फॉर्म एन एलिप्स, है ना, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो बेसिकली जानते हो क्या है कि देखो ये एक जनरल इक्वेशन है, इस इक्वेशन से देखो अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर आप देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस आप
π/2 कर दीजिए, सर्कल वाले कंडीशन को लगाइए, फेज डिफरेंस π/2, तो ये 1 हो जाएगा, π/2 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फेज डिफरेंस देखो π/2 करेंगे और एम्पलीट्यूड अगर डिफरेंट करेंगे तो आप देखो एलिप्स बन रहा है। तो हम यहाँ पे देखिए फेज डिफरेंस अगर π/2 करते हैं ना, π/2, ठीक है, और a नॉट इक्वल टू b, तो इसमें ऐसा बन रहा है इक्वेशन, देखो ex स्क्वायर और बाई a स्क्वायर और प्लस ey स्क्वायर और बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो ये एलिप्स बन रहा है, ठीक है। और ये एलिप्स जो है बेसिकली ऐसा है क्लियरली। तो इसमें ये जो एक्सिस है ना वो ex एक्सिस है और ये ey एक्सिस है, ठीक है ना। ये ex मतलब जहां जैसे x y कोऑर्डिनेट्स होते थे ना किसी इक्वेशन में, यहाँ पे ex और ey कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना। दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली, या अगर आप चाहते हो ex ey की जगह अगर आप इसको xy लिखना चाहते हो तो xy भी लिख दे सकते हो, ठीक है ना। तो ex ey के टर्म में आप देख रहे हो कि एलिप्स बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे देखिए सेमी मेजर एक्सिस इसका a आ रहा है और ये माइनर एक्सिस b आ रहा है। तो अभी कब ये देखिए इस तरह से एलिप्स कब बन रहा है, मतलब इस तरह से एलिप्स कहने का मतलब है कि इसका मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और माइनर एक्सिस जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। लेकिन देखो क्या है कि अगर हम जैसे फेज डिफरेंस को π/2 नहीं लेते हैं तो ये यही इक्वेशन रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है ना इसको बोला जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। तो अब अगर आप पता करना चाहते हो ना कि इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो आपको क्लास 12 का जो कोनिक सेक्शन का मैथमेटिक्स है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो देखो वो हमें भी मतलब बहुत दिनों से हम वो सब पोर्शन हम भी पढ़े नहीं है ना, तो हमें भी बहुत याद नहीं है। लेकिन इसका एक और तरीका होता है, ठीक है ना, जो हम लोग जिस लेवल पे पढ़ते हैं ना उस तरीके से भी हम पता कर सकते हैं इसे, ठीक है। अगर आप पता करना चाहते हो कि क्या बोलते हैं ये कैसा बनेगा, मतलब इन जनरल देखो इतना तो समझ में आ रहा है ना, फाई जब हम π/2 ले रहे हैं तो ऐसा एलिप्स बन रहा है। तो अगर फाई इक्वल टू π/2 नहीं लेंगे तो ऐसा एलिप्स नहीं बनेगा, ओके। यू विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ एलिप्स, ओके। तो इसके कई तरीके, हाँ बताइए। जनरल थीटा लेके इसको नहीं हम ट्रेस कर सकते अरे हैं? वही बता रहे हैं, देखो इसको कई मतलब आप जानते हो, देखो एक बात बोलो, देखो अगर आप बता रहे हो ना इफ यू नो हाउ कि इस एलिप्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कितना एंगल होगा। कॉनिक सेक्शन में वो दूसरा तरीका था तो मैं सोचा शायद इससे हो जाए। नहीं देखो जानते हो तो फिर बता दो, ठीक है। इफ यू नो दैट, कुछ पता है, इफ यू नो। सर अगर 45 ले लेंगे फाई का वैल्यू, अरे 45 नहीं, हम बोल रहे हैं 5 ही रखते हैं, जनरल जनरल रखते हैं तो कितना एंगल होगा, ठीक है ना। तो देखो इसके कई तरीके हैं पता करने का, वही हम बोल रहे हैं कि क्लास 12 वाला तरीका हम नहीं जानते हैं लेकिन 2-3 तरीके हम जानते हैं, ठीक है ना। देखो हम कई तरीके हैं उसमें से एक तरीका हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। देखो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। देखो आप जो जानते हो ना हम उसी से रिलेट करके बताते हैं तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। कैन यू राइट दिस इन मैट्रिक्स फॉर्म? आप लोग जानते हो मैट्रिक्स में एक टर्म आता है क्वाड्रेटिक एंड बाइलिनियर फॉर्म, ओके। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसे देखो हम आपको थोड़ा रिलेट कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का, ठीक है ना। आप ध्यान रखेंगे, देखिए ऐसे कभी कभी इक्वेशन मान लो दिया हुआ है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 है। अब बोल दिया गया कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखिए, कैसे लिखोगे मैट्रिक्स फॉर्म में? तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, देखो इसको इसमें जैसे एक्स स्क्वायर है ना, इसके कोएफिशिएंट को 1 एलिमेंट बोलो। अभी जैसे हम लोग जो नेट के स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं, आप लोग नॉर्मल मोड से भी पढ़ रहे हो ना, तो उसमें याद है पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 एलिमेंट कहते हैं, तो वही यहाँ पे भी कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 एलिमेंट और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट को 2 और प्रोडक्ट नहीं है ना, तो ये प्रोडक्ट नहीं है तो 0 लिख दो और यहाँ पे लिख दो कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख दीजिए आप रो मैट्रिक्स एक्स वाई, ठीक है ना। अब आप मल्टी इज इक्वल टू 2 ऐसे लिख दो। अब मल्टीप्लाई करके देखो यू विल गेट द सेम टर्म। ये जो है ना रो मैट्रिक्स है, यहाँ पे वाई थोड़ा सेपरेशन पे लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करके देखिए यू विल गेट द सेम टर्म। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग द सेम टर्म? यस सर। So you know this is a way of writing, okay. So similarly any matrix this was equation of circle, okay. Any equation of ellipse can also be written in the similar way. तो अगर आप इसको समझ गए ना तो can you write this in matrix form? इसको matrix form में आप लिख सकते हो। yes, तो देखो ex ये जो लिखा हुआ है ना ex स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं
लिखेंगे 1 एलिमेंट, ई वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखेंगे 2 एलिमेंट, तो 1/b स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो कोफिशिएंट है ना इसका हाफ करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, cos फाई और डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है, और यहाँ पे माइनस cos फाई और डिवाइडेड बाई ए बी, दिस वी गेट, ठीक है। और इधर लिख दो आप ऐसे करके ई एक्स इंटू ई वाई, और इधर रो मैट्रिक्स में लिख दो ई एक्स एंड ई वाई, कैन यू राइट लाइक दिस, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। अब देखो इतना लिख करके, इज दैट ऑल राइट। आप देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, यू विल गेट बैक दैट इक्वेशन। तो ये एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, ऐसे और भी तरीके हैं, ठीक है। रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखो ये लिख दिए। अब आप देखो ये मैट्रिक्स है, इसका आप आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हो, कैन यू कैलकुलेट इट्स आइगन वेक्टर्स? यस सर। तो इसका जो आइगन वेक्टर होगा ना, उसी को हम लोग, आइगन वेक्टर जो होता है ना उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायरेक्शन, वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रिंसिपल डायरेक्शन कहलाता है वो, ठीक है। तो इसका आइगन वेक्टर देखो, आप जानते हो ना कि आइगन वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, कहलाता है ना, आइगन वैल्यू कैलकुलेशन इज आल्सो कॉल्ड डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे आप नोटिस करिए कि जब ये मैट्रिक्स डायगोनलाइज था तो ये इक्वेशन कैसा था, ऐसा था। तो जब आप आइगन वेक्टर निकालोगे ना तो दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है ना, तो इक्वेशन कुछ इस तरह का, फिर सॉरी इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा। तो वही हम पता करेंगे कि इसको हम अगर डायगोनलाइज करेंगे ना, तो जो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये जब इस तरह का डायरेक्शन जब बन रहा है, ठीक है ना, ये इस तरह का मैट्रिक्स जब बनता है तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है इसका वो मेजर एक्सिस कहलाता है, ठीक है। दिस इज मेजर एक्सिस। मतलब इसके देखो अगर हम ऐसे देखो बात करते हैं, इस इक्वेशन का मैट्रिक्स आप लिखोगे, इफ यू राइट मैट्रिक्स, देखो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया होगा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम बोलते हैं आप इसका मैट्रिक्स लिखिए, ठीक है ना, तो देखो इसके लिए मैट्रिक्स लिखोगे ना तो ऐसा बनेगा आपका 1/a स्क्वायर और 1/b स्क्वायर और 0 0, ऐसे ही बनेगा ना मैट्रिक्स, और फिर इधर आ जाएगा EX EY वगैरह। इज दैट ऑल राइट? अब अगर हम आपसे बोलते हैं कि इसका आइगन वेक्टर बताइए, व्हाट इज द आइगन वेक्टर, तो आप इसका आइगन वेक्टर 1 0 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? 1 0 एंड 0 1। यस सर। अब बताइए, इसके डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इसका आइगन वेक्टर आप देख लो, 1 0 0 1 इसका आइगन वेक्टर होगा। इस पे ऑपरेट करके देखो, वापस यही आ जाएगा, ठीक है ना। 1 0 और 0 1 इसके आइगन वेक्टर्स हैं। तो 1 0 आप सभी जानते होंगे, ठीक है, कि 1 0 का मतलब हो गया, देखो x कंपोनेंट इज देयर बट y कंपोनेंट इज नॉट देयर। तो x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट नहीं है, तो कौन सा डायरेक्शन हुआ? x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट नहीं है, तो दैट इज x डायरेक्शन, है ना। तो ये जो डायरेक्शन है ना, देखो इस डायरेक्शन को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 0 वेक्टर से, और इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो 0 1 वेक्टर से। तो कहने का मतलब देखो ये है हमारा कि यहाँ से जो मैट्रिक्स मिलता है ना, उस मैट्रिक्स का अगर आप आइगन वेक्टर निकाल देते हो तो हमें जो एलिप्स है उसका मेजर और माइनर एक्सिस का डायरेक्शन मिल जाता है। तो जब यहाँ पे आप देखो कि आइगन वेक्टर जो इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर 1 0 0 1 है, तो हम इसके आइगन वेक्टर से अगर इसका मेजर और माइनर एक्सिस का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, तो उसी तरह से इसका जो आइगन वेक्टर होगा ना, उससे भी हम मेजर और माइनर एक्सिस का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, देखो डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, ये आइगन वेक्टर, ठीक है, गिव्स डायरेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस। तो ये आप आइगन वेक्टर निकाल लोगे। जैसे मान लो हम सिंपल ऐसे बताते हैं, देखो आइगन वेक्टर मान लो आपका निकला, क्या बोलते हैं, सपोज करो, मतलब ऐसे सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो 2i कैप और प्लस 3j कैप, ये निकला आपका आइगन वेक्टर, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि फिर जो है ना एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा ना वो tan इनवर्स 3/2 बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से एंगल विथ एक्स एक्सिस विल बी tan इनवर्स 3/2, ओके। तो अब यहाँ से आइगन वेक्टर आप निकाल लोगे, ठीक है, और इस फॉर्म में मतलब 2 कंपोनेंट उसके मिलेंगे, जैसे इस तरह से 2 कंपोनेंट मिल रहा है ना, तो 2 कंपोनेंट मिलेंगे, ये y कंपोनेंट होगा, ये x कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट कर दोगे तो आइगन वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से ये सब आप कैलकुलेशन करके देख लोगे,
ठीक है, हम इसका डायरेक्शन बता देते हैं। ठीक है, तो ये जो एलिप्स बनेगा ना, देखो ये ध्यान रखेंगे हमेशा, मैट्रिक्स अगर किसी एलिप्स का इक्वेशन इस तरह से जनरल फॉर्म में दिया हुआ है ना, उसको अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हो तो मैट्रिक्स का जो आइगन वेक्टर होता है वो एलिप्स का मेजर एक्सिस देता है, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है ना, मेजर और माइनर एक्सिस दोनों, दो आइगन वेक्टर मिलेंगे ना, तो एक मेजर एक्सिस देगा और एक माइनर एक्सिस देगा। ठीक है, ऑलराइट, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे, तो इसलिए इसको ऐसे अगर हम बनाते हैं ना, देखिए ये एलिप्स ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे। ये जैसे मेजर एक्सिस है, मान लो मेजर एक्सिस थीटा एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, विथ एक्स डायरेक्शन। तो ये जो थीटा का वैल्यू होता है वो tan इनवर्स, ठीक है, 1/2 ऐसा कुछ आता है, 1/2 tan इनवर्स। ठीक है, और इसमें ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, तो ये सब जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये इस इक्वेशन में ये सभी लिखा हुआ था ना, कहाँ गया, EX EY, ठीक है ना, ये सभी है लिखा हुआ है, EX EY वगैरह। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ये जो हमारा इक्वेशन स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ था ना, x कंपोनेंट इज A और y कंपोनेंट इज B, ठीक है ना, तो A और B इसके एम्पलीट्यूड्स हैं, इसको यूज करके लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्योंकि हमारा एक्सिस यहाँ पे EX EY है, एम्पलीट्यूड A और B है, तो दिस इज EX और दिस इज EY, ये हमारा एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे आएगा, जानते हो इस तरह से कुछ आता है, AB और इंटू cos phi, ठीक है, और डिवाइडेड बाय A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, समथिंग लाइक दिस यू गेट। ओके, 2AB आता है, हाँ 2AB, ठीक है, 2AB। तो ये बेसिकली इसका रिजल्ट आता है 2AB cos phi A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है ना, ये एंगल निकलेगा। तो अब इसका एक और तरीका है देखो सॉल्व करने का। ठीक है, ये आप लोग एक बार ट्राई करके देखोगे, अगर नहीं आएगा तो हम कैलकुलेशन करके भेज देंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये याद रखोगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्चुअली। ओके, कि अगर ये एलिप्स का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो हम इसको अगर इसका फिगर बनाएंगे तो एंगल क्या बनेगा, तो ये 2AB cos phi और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है ना, और 1/2 tan इनवर्स, दैट इज द एंगल। ओके, एक तरीका तो ये है इसका, ठीक है ना। एक और तरीका है, जानते हो दूसरा तरीका, देखो हम आपको बता देते हैं। वो दूसरा तरीका ये इस तरह से है कि जैसे ये EX डायरेक्शन है ना, तो इसको मान ले सकते हो आप कि दिस इज सपोज EX डैश डायरेक्शन, ठीक है ना, और ये जो डायरेक्शन है इसको आप मान सकते हो कि दिस इज EY डैश। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम EX डैश और EY डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानते हो मेजर एक्सिस, अब देखो मेजर एक्सिस बन गया और ये जो है ना माइनर एक्सिस बन रहा है। तो जब हम देखो इसको एक्सिस मान रहे हैं ना, इसको एक्सिस EX और EY को एक्सिस मान करके हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख रहे हैं, तो इसमें प्रोडक्ट टर्म भी आ रहा है, देखो प्रोडक्ट टर्म आ रहा है। लेकिन आप सभी जानते हो कि जब मेजर एक्सिस को ही हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह ट्रीट करते हैं और माइनर एक्सिस को वाई एक्सिस की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसमें जब इक्वेशन लिखा जाता है ना, तो इसमें प्रोडक्ट टर्म नहीं आता है। ओके, तो अगर हम इसको एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे ना, इफ वी ट्रीट दिस एज एक्सिस, ओके, तो फिर जानते हो क्या होगा कि इसमें क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट टर्म नहीं आना चाहिए। तो हम इस EX डैश और EY डैश के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे और प्रोडक्ट टर्म जो भी आएगा ना उसको जीरो कर देंगे, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको ये भी एक अप्रोच है। देखो आप लोग एक्चुअली फिजिक्स सीख रहे हो ना, तो थोड़ा अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा भी सीख जाओगे तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना, मतलब देयर इज नो लॉस। ओके, तो हम एक तरीके से तो बता दिए आपको, कैलकुलेशन स्किप किए थे, दूसरा तरीका भी बता देते हैं। ठीक है, देखो दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है, आप लोग को पता है कि जैसे मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ऐसे रोटेट करते हैं ना, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये है हमारा एक्स डैश एक्सिस, थीटा एंगल से मान लो रोटेट कर दिया हमने, तो एक्स और एक्स डैश में एक रिलेशन आता है, डू यू नो? यस सर। थीटा और साइन तो थीटा में x इज समथिंग इक्वल टू, आता है। देखो हाँ x इज इक्वल टू आता है कितना, या x डैश सर इक्वल टू x डैश cos थीटा है cos ना, थीटा x स्क्वायर y sin प्लस थीटा वाई थीटा, ठीक है ना, और फिर आता है दूसरा y डैश इज y इक्वल डैश टू माइनस साइन थीटा है ना, sin इंटू x और प्लस y cos cos थीटा, cos यही theta. आता है ना। तो इसको जानते हो रिवर्स करोगे ना, देखो अभी x डैश एक्स वाई के टर्म में निकला हुआ है, अगर हम रिवर्स करते हैं एक्स वाई को एक्स डैश वाई डैश के टर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, तो देखो यहाँ से ऐसा आ जाएगा
ठीक है ना। बेसिकली क्या बोलते हैं, x निकालोगे ना तो x इज इक्वल टू, बस इसमें क्या करना होता है, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देना होता है, तो ये ऐसा बन जाता है x डैश कॉस थीटा और माइनस y डैश और साइन थीटा हो जाता है ये, ठीक है ना। और y इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे x डैश साइन थीटा और प्लस y डैश और कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो हम लोग जो लिख रहे हैं ना, देखो हम लोग जो लिख रहे हैं वो x y नहीं लिखे हुए, हम लोग ex लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसे ex डैश लिख दो, ey फिर ये ey हो जाएगा, ex डैश हो जाएगा, और ठीक है ना ey डैश ऐसा लिख देंगे। तो ex ey जो हमारा इक्वेशन में लिखा हुआ है ना, देखो हमारा इक्वेशन ये है ex स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर और प्लस ey स्क्वायर और बाई बी स्क्वायर और माइनस 2ex और इंटू ey और डिवाइडेड बाई ए बी और इंटू यहाँ पे लिखा हुआ है cos फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई, यही है ना। तो इसमें हम इस चीज को पुट करेंगे, ठीक है। देखो पूरा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े कुछ स्टेप से पता चल जाएगा। ex का वैल्यू यहाँ से पुट करो, देखो ex डैश, ठीक है, cos थीटा और प्लस माइनस ey डैश और साइन थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस ey का वैल्यू पुट करेंगे तो फिर से आ जाएगा ex डैश साइन थीटा और प्लस ey डैश और cos थीटा, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स, अब ex इंटू ey आ रहा है तो ex इंटू ey करेंगे तो फिर से ex डैश और cos थीटा माइनस ey डैश और साइन थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए बी। और यहां से आप देखिए ey का वैल्यू ये लिख रहे हैं ex, ठीक है ना, ex डैश और साइन थीटा और प्लस ey डैश और cos थीटा। आपको देखो लॉजिक, देखो कैलकुलेशन आप करिए मत करिए, जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। देखो आप इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करोगे तो क्या आपको अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड नहीं होगी ना। आपको जानते हो अगर ये आप समझ जाते हो ना कि हम इसमें कर क्या रहे हैं तो वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आपको लॉजिक समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? देखो हम लॉजिक ये बता रहे हैं ना कि देखो जब ये एलिप्स है, ठीक है ना, तो एलिप्स का मेजर एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस जब कोइंसाइड करते हैं ना, जो आपका एक्स वाई एक्सिस जो चूज कर रहे हो वो मेजर एक्सिस से जब कोइंसाइड करता है तो इक्वेशन इस तरह का बनता है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तभी बनता है ना जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है। तो हम ये कह रहे हैं ना कि जब एलिप्स का मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो उसमें एक्स वाई के प्रोडक्ट का कोई टर्म नहीं आता है। तो अब हम जानते हो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम जो है ना एलिप्स का इक्वेशन ex ey के टर्म में ना लिख करके ex डैश और ey डैश के टर्म में लिख रहे हैं। तो अब आप कहोगे कि ex डैश जो है ना, मान लो इसको हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं वो एलिप्स के मेजर और माइनर एक्सिस से, मतलब अब जो है न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस हम चूज किए वो मेजर और माइनर एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो मेजर और माइनर एक्सिस के साथ जब कोइंसाइड कर रहा है ना तो एलिप्स के इक्वेशन में प्रोडक्ट टर्म कोऑर्डिनेट का नहीं आएगा, ओके, देयर विल नॉट बी एनी प्रोडक्ट टर्म, ओके। तो नो, आप ऐसे कहोगे कि अब यहाँ पे नो ex डैश ey डैश टर्म शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, ये टर्म नहीं बी प्रेजेंट है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, जानते हो कि ex डैश ey डैश पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कहीं से हर जगह से देखो कि ex डैश ey डैश का क्या बोलते हैं टर्म कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे आएगा ex डैश ey डैश, तो उसका कोफिशिएंट जो होगा ना उसको हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो ex डैश ey डैश का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आएगा, माइनस -2 sin थीटा cos थीटा आएगा। फाई तो भी उसको हम रहेगा ऐसे लिख वहाँ सकते हैं पे। ना, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे cos फाई था यहाँ पे है ना, हाँ देयर वाज cos फाई, ठीक है। तो देखो यहाँ से आ जाएगा sin 2 थीटा, इतना लिख सकते हैं बाई ए स्क्वायर, कैन बी राइट लाइक दिस 2 sin थीटा cos थीटा, ये इतना आ गया। यहाँ से कितना आएगा, फिर से यहाँ से प्लस में आएगा तो sin 2 थीटा और बाई बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए, यहाँ से देखो ex, ये वाला ex ey से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, cos स्क्वायर थीटा। और क्या बोलते हैं ये जो ey है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा। तो यहाँ से आएगा 2 cos 2 थीटा और इंटू cos फाई, क्योंकि देखो यहाँ से माइनस भी है ना
तो -2 ये cos EX EY में मल्टीप्लाई होने से cos स्क्वायर और EA मल्टीप्लाई होने से, तो हम लोग EX इंटू EY के कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा और इधर से cos 5, इधर से -2 और डिवाइडेड में यहाँ पे AB होगा, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया। हमने कहा ना कि जब इस तरह का केस होगा तो कोई भी cos 5 और sin 5 सॉरी EX इंटू EY का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट वाले टर्म आ रहे थे ना उसका कोएफिशिएंट कलेक्ट करके 0 कर दिए। तो अब 0 कर दिए हो आप यहाँ से। अब आप देखो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से इस टर्म को हम राइट साइड ले जाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, देखो इसमें b स्क्वायर नहीं ए एलसीएम लोगे ना तो साइन 2 थीटा कॉमन आएगा, साइन थीटा कॉमन आएगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बेसिकली साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा, ठीक है ना, और इनटू cos 5। इज दैट ओके। तो ये रिजल्ट आ रहा है और डिवाइडेड बाई ए बी, ये देखो यहाँ से, तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा बाई साइन थीटा tan 2 थीटा हो जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2AB और इंटू cos 5 होगा, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से निकल गया ना, थीटा tan इनवर्स हो जाएगा और ये 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स में आएगा, तो थीटा निकालेंगे तो 1/2, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है, और 2AB cos 5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एंगल हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। तो देखो ये सभी मेथड्स हैं, वो आपको आइगन वेक्टर का मेथड बताया ना, देखो उससे भी आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये मेथड थोड़ा ज्यादा इजी है, इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, उसमें आपको आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर आइगन वेक्टर निकालना होगा, फिर उससे आंसर आएगा। हो सकता है कि वो भी बहुत ज्यादा टफ ना हो, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखोगे उसे, ठीक है। तो मेन जान तो पर्पस ये डेरिवेशन नहीं था, आप ध्यान रखोगे, आई डिडंट वांट टू डेराइव दिस रिजल्ट, ओके। हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ओके, दिस इज द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट यू शुड नो। तो जैसे आप पढ़ते हो ना, आपने देखा होगा वेक्टर जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको याद है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम बताए थे ना वेक्टर में। Yes, sir. उस टाइम जानते हो, देखो रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम जब आप पढ़ते हो ना तो उस टाइम आपको ऐसा लग सकता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप देखो जब पढ़ा हुआ है तो उसका यूज हो रहा है ना, यहाँ पे यूज कर दिया, इस तरह से और भी जगह पे यूज होता है, ठीक है ना। अभी क्वांटम मैकेनिक्स में एडवांस में जब आप पढ़ोगे ना, एंगुलर मोमेंटम एज जनरेटर ऑफ रोटेशन, तो वहां पे भी यूज होता है, ठीक है। तो मतलब कई जगह पे उस कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो ये जानते हो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखोगे, ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस। आप ये कहेंगे कि अगर कोई इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट इस तरह से लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था ना, A इंटू एक्स कैप ऑफ कॉस के जेड और माइनस ओमेगा टी प्लस, ठीक है ना, B, ठीक है ना, और इंटू वाई कैप और साइन, सॉरी यहाँ पे भी कॉस था, कॉस, इट वाज कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी और प्लस 5। तो देखो ये एक इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है, दिस इज इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, ओके। तो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट जिसका एम्पलीट्यूड एक एक्स कंपोनेंट ए है, वाई कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड बी है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई है। तो अगर हम ये कहते हैं ना कि इफ दिस इज इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, तो इसका जो एलिप्स बनेगा उसका मेजर एक्सिस जो है वो एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा, तो उसका आंसर ये है, ठीक है। ये है एंगल मेड बाय ठीक है मेजर एक्सिस विथ एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट का मेजर एक्सिस एक्स डायरेक्शन से इतना एंगल बना रहा है, ठीक है, दैट्स द आंसर, ओके। ठीक है, तो हम लोग देखो टाइप ऑफ पोलराइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे ये हम लोग लास्ट क्लास में ही डिस्कस किए थे, ठीक है। तो उसका ये मतलब पार्ट बचा हुआ था, तो अभी चलो डिस्कस हो गया कि हम इसमें पता कैसे प्लॉट करेंगे इस एलिप्स को, ठीक है ना। तो ठीक है, तो दैट्स द एंगल। तो अब इतना समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग मेजर एक्सिस नहीं आ रहा है, तो मतलब टिल्टेड एलिप्स बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी हैव, ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, देखो अनपोलराइज्ड लाइट, देखो ये जो फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए।
देखो ये जो फॉर्मूला हम आपको बताया है ना, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन जो है ना, मुझे जहां तक याद है कि IIT जैम वगैरह में इस पे क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे गेट एग्जाम में आया है। ठीक है ना, ठीक है। ये डेरिवेशन जानते हो, आप भूल जाओ। ठीक है, डेरिवेशन आप भूल जाइए। ठीक है ना, यू डोंट हैव टू नोट डाउन ऑल द डेरिवेशन। अगर आप समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना, रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ कौन सा बोल रहे हो? सर प्रीवियस वाली। प्रीवियस क्या है ये हम बोल रहे थे बेसिकली हमारा टॉपिक क्या चल रहा था यहाँ पे, आप समझ रहे हो ना? ट्रेसिंग, ये था टॉपिक, ट्रेस ऑफ जनरल पोलराइजेशन, है ना, एलिप्टिक पोलराइजेशन। मतलब जनरल एलिप्टिक पोलराइजेशन है जैसे इस तरह से। तो यहाँ से देखिए एक्स कंपोनेंट, सॉरी ऊपर में लिखा हुआ था, उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट लिख करके उसका इक्वेशन हमने बना दिया, और उस इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स कहलाएगा ये। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो π/2 फेज डिफरेंस पे तो ऐसा बन जा रहा है, लेकिन इन जनरल कैसा बनेगा? तो एक मेथड ये, आप इसे कह सकते हो मेथड 1 है ये। ठीक है ना, मेथड 1, अगर आप क्या बोलते हैं मेजर एक्सिस का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो। ठीक है ना, तो दिस इज मेथड 1। हाँ, तो ये जो आपने आइगन वेक्टर से बताया, इसका आइगन वेक्टर तो लिखा नहीं है आप। नहीं लिखे हैं वो तो, हम बोल रहे हैं ना कि नहीं लिखे हैं। आपको, आप लोग मैट्रिक्स में पढ़े हो ना, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। आइगन वेक्टर जब लिख लोगे तो वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं ना, तो y/x करोगे तो उससे फिर आंसर आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं ना, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। ओके, तो वहां से आंसर आएगा। ओके, वो हमें लग रहा है थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट, हमने भी कभी कैलकुलेट नहीं किया उससे, लेकिन हम आपको लॉजिक बता रहे हैं। आई हैव नॉट डन दिस कैलकुलेशन। ओके, लेकिन हमें पता है कि इससे करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, सर हमने तो आइगन वेक्टर पढ़ा ही नहीं है, आइगन वैल्यू निकालना पड़ा है। आइगन वेक्टर नहीं पढ़ा है? पढ़ा थे सर। पढ़ा तो है सर। मतलब अभी कोचिंग लेट ज्वाइन किया, मैट्रिसेस से पढ़ाया जा रहा था तो नहीं उस टाइम प्रेजेंट थे क्या? नो सर। हाँ, तो ये हो सकता है। ठीक है ना, चलो वो तो पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, तो कोई बात नहीं है, उसको तो हम यूज भी नहीं कर रहे हैं, आपको दूसरे मेथड से बता दिए ना। ठीक है, अच्छा वेक्टर का जो लेक्चर है ना, देखो सभी लोग उसको देख लोगे। जैसे अभी अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये सभी रिलेशन कहाँ से आ गया? तो ये जानते हो वेक्टर में बताया जा चुका है। ठीक है ना, कहाँ था ये सब जो लिखे थे ना, दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन वेक्टर। ओके, तो वेक्टर में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, उसी का यूज किया गया है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो इसको नोट करोगे। अब हम लोग आते हैं अनपोलराइज्ड लाइट में। अनपोलराइज्ड लाइट देखो क्या होता है कि इसमें, इस केस में कि डायरेक्शन, ठीक है, इन, इसको हम शॉर्ट में यूपीएल लिख देते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो फॉर इन अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, रैंडमली चेंजेस। ठीक है, रैंडमली चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो जब कोई फॉर्मूला आप लिखते हैं ना, तो फॉर्मूला मतलब एक तरह से एक रूल हो गया, वो आपको बताता है कि कुछ भी चेंज होगा तो एक पर्टिकुलर मैनर में होगा। ठीक है, जैसे मान लो हम ऐसे लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t, तो आप कहोगे कि y इज नाउ वेरिंग अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल। ओके, लेकिन अगर हम बोलते हैं y किसी रैंडम रूल के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो फिर आप उसका कोई फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला लिख दोगे तो फिर उस रूल के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो देखो क्या है कि जब अनपोलराइज्ड लाइट में बोला जा रहा है ना कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल रैंडमली चेंजेस, तो रैंडमनेस को आप किसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए जानते हो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। ओके, सो नो मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का है, एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट का है, बट अनपोलराइज्ड का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑर्डिनरी लाइट जितने भी होते हैं, ठीक है ना, ऑर्डिनरी लाइट आर जनरली अनपोलराइज्ड लाइट।
ठीक है। तो सारे ऑर्डिनरी लाइट जो भी बल्ब वगैरह से निकल रहा है ना, वो सभी अनपोलराइज्ड लाइट होते हैं, ठीक है ना। लेजर अगर बोला गया तो उसको प्लेन पोलराइज्ड मान सकते हो, ठीक है। लेजर से जो आउटपुट निकलता है ना, वो प्लेन पोलराइज्ड होता है, ठीक है ना। उसको बना दिया जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो लेजर, ठीक है, लेजर का जो आउटपुट है, ऐसे लिख देते हैं, आउटपुट ऑफ लेजर इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो लेजर प्लेन पोलराइज्ड लाइट मान सकते हो, ठीक है, बट ऑर्डिनरी लाइट अनपोलराइज्ड। इस चीज का यूज होगा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि लाइट इज मेड टू पास थ्रू ए पोलराइजर, तो हम स्टार्टिंग में मान के चलेंगे कि वो अनपोलराइज्ड लाइट है, अगर कुछ उसके बारे में नहीं बताया गया है तो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेसिकली टाइप ऑफ पोलराइजेशन का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हाउ टू प्रोड्यूस, क्योंकि देखो ऑर्डिनरी लाइट हमने बोल दिया है कि अनपोलराइज्ड लाइट होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडमली चेंज हो रहा होता है। तो अब क्वेश्चन है कि हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट या सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है, जानते हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करना, क्योंकि एक बार प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस हो जाएगा ना, अगर हम लास्ट क्लास में देखो डिस्कस कर रहे थे ना, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट क्या है। सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, प्लेन पोलर है ना, जिसमें दोनों का पोलराइजेशन परपेंडिकुलर है, एक एक्स डायरेक्शन में है तो दूसरा वाई डायरेक्शन में है, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है, और फेज डिफरेंस कितना है सर्कल में, 5/2। 5/2 है, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हो क्या है कि हम लोग जो है ना इसमें क्या बोलते हैं, पहले फोकस करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रोडक्शन पे। तो क्योंकि बाद में प्लेन पोलराइज्ड बन जाएगा तो दो प्लेन पोलराइज्ड को मिक्स करेंगे तो सर्कुलरली पोलराइज्ड तो बन ही जाएगा, ठीक है। सो नाउ प्रोडक्शन ऑफ, तो देखो ये जो हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं ना, वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सब कुछ इसी से सॉल्व होगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। पहले देखो हम एक दो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना। सॉरी, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जानते हो, देखो हम आपको नेट के स्टूडेंट को देखो क्लियरली बता रहे हैं, ये जो टॉपिक्स है ना, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ईएमटी इतना बड़ा टॉपिक है ना, आप कहीं पे भी पता करिए किसी भी कोचिंग में, जानते हो जब पढ़ाते हैं ना ईएमटी, तो पढ़ाते पढ़ाते टीचर भी थक जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट में जानते हो क्या होता है, पोलराइजेशन एक क्लास में खत्म, इंटरफेरेंस एक क्लास में खत्म, डिफ्रैक्शन एक क्लास में खत्म, ठीक है। मतलब इस तरह से पढ़ाया जाता है ना जनरली, क्योंकि लास्ट में बिल्कुल टीचर भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं पढ़ा करके। तो क्या होता है कि इस तरह से फिर पढ़ा देते हैं कि मतलब वो जस्ट कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटी कर दी गई, ठीक है, नेट के स्टूडेंट के लिए वो बोल दिया जाता है कि ये सभी टॉपिक्स ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन से तो ऐसा कम क्वेश्चन आता है, लेकिन पोलराइजेशन के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो इसीलिए हम आप लोग को जो है ना इनके साथ जैम के स्टूडेंट के साथ मिक्स कर दिए कि क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थॉरोली कवर हो जाएगा, क्योंकि जैम के स्टूडेंट को तो के लिए तो ये अलग यूनिट है, तो इनको तो पढ़ाना ही पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, अभी हम बेसिकली अभी सारा टॉपिक तो नहीं कराया ना, अभी ये नेट का ही असाइनमेंट है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, अभी हम स्टार्टिंग से नहीं करा रहे हैं, रैंडमली पिक करते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है गेट एग्जाम का, ठीक है ना, दिस क्वेश्चन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, गेट 2004। देखो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब देखिए ये इसमें पोलराइजेशन किधर है, पोलराइजेशन एक्स डायरेक्शन में है और इसमें पोलराइजेशन वाई डायरेक्शन में है। आप बताइए दोनों में से कॉस टर्म आप कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? यस सर। कॉस टर्म कॉमन हो जाएगा। या ऐसे सोचो हम ये बोलते हैं कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस? 5/2
जीरो 5/2। ध्यान से देखो, ये भी कॉस है ना और ये भी कॉस है। अरे देखो एक बात बता रहे हैं, जब भी बोलो ना तो पहले श्योर हो जाओ, एग्जाम में भी टिक करो तो श्योर हो जाओ फिर टिक करो। देखो कॉस है, ये भी कॉस है, ठीक है ना, दोनों कॉस है। अब दोनों का आर्ग्यूमेंट जो है सेम है। एंगल जो होता है ना वो फेज डिफरेंस नहीं होता है, ध्यान रखो। ये सॉरी, ये जो जैसे यहाँ पे आई डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, तो इसको फेज डिफरेंस हमको लग रहा है कुछ लोग समझ रहे हैं। ये डायरेक्शन है, सर वो तो डायरेक्शन हाँ बता वो रहा है ना। डायरेक्शन है। ये आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल 90 डिग्री है, वो तो पता है। वो 90 डिग्री एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके, दैट इज नॉट फेज डिफरेंस। ओके, फेज डिफरेंस जो एंगल होता है ना, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो होता है, आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं, ये जो kz माइनस ओमेगा टी का फैक्टर है ना कॉस के साथ लगा हुआ, उसको फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे भी kz माइनस ओमेगा टी है, तो फेज डिफरेंस समझ रहे हो ना, फेज उसी को बोलते हैं। देखो इतना बताने के बाद भी आप लोग समझे नहीं अभी तक। देखो ये जो टर्म होता है ना cos kz माइनस ओमेगा टी, ये जो टर्म है इसको फेज बोलते हैं। तो आप बताइए दोनों में फेज इक्वल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? सर आपके माइक में आवाज ठीक नहीं आ रही है तो थोड़ी। अरे वो ठीक यस है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो तो समझ में आया आप सभी को, जो लोग 90 बोल रहे थे, फेज का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट kz माइनस ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस 0 हो गया। तो हम बता रहे थे ना कि फेज डिफरेंस जब भी 0 होता है या n पाई होता है, n पाई, हम क्या बोल रहे थे कि एलिप्टिक वाले में भी बोल रहे थे ना कि अगर फेज डिफरेंस n पाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लेन पोलराइज बन जाएगा। फेज डिफरेंस जब भी देखो, चाहे ये आई कैप जे कैप में है ना, अगर फेज डिफरेंस n पाई हुआ तो वो प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगा। ओके, तो इसमें ये कौन सा पोलराइजेशन होगा? प्लेन पोलराइज लाइट हुआ, ठीक है ना, दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट, इज दैट ओके? क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, ठीक है। या इसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करके भी देख सकते हो। देखो इसमें हम ऐसे लिख देंगे ना, ये जो क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 13। एक मिनट, 13, ठीक है ना। देखो नहीं समझ में आया ना तो पहले एक बार ऐसे करके देखा करो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब देखो दोनों टर्म इसमें कॉमन आ जा रहा है ना, तो ई नॉट कॉमन आ गया और आई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा, और ये कॉस और यहाँ पे के जेड माइनस ओमेगा टी। देखो ये जो टर्म है ना कॉस का, वो कॉमन आ गया है दोनों में। अब आप बताइए कि डायरेक्शन ये वाला टर्म डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा? विल दिस टर्म डिसाइड डायरेक्शन? नो, नहीं करेगा ना, तो ये प्रोडक्ट में आ गया। ये तो एक अलग टर्म हो गया ना और ये एक अलग टर्म हो गया, ये दोनों अलग अलग टर्म हो गए। तो डायरेक्शन इसमें है, देखने में लग रहा है आपको कि इसमें डायरेक्शन है? नहीं है ना, इसमें सिर्फ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का पार्ट बिल्कुल अलग हो गया, फैक्टराइज हो गया। जब ऐसा हो गया ना कि डायरेक्शन का पार्ट अलग है और कॉस वाला टर्म अलग हो गया, तो समझ लो इससे डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो रहा है, डायरेक्शन सिर्फ इससे डिसाइड हो रहा है। तो आप चाहे कॉस का वैल्यू हाफ लिखिए, 1/2 लिखिए, मतलब 1/4 लिखिए, जो भी लिखना, 1/√2 लिखिए, कुछ भी लिखोगे ना, डायरेक्शन तो यही रहेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट कहेंगे, ठीक है ना। दिस इज प्लेन, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट है। अब आप बताइए कि इसका डायरेक्शन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये इन विच क्वाड्रेंट इट इज? मतलब देखो एक्चुअली दो कॉस, ये पॉजिटिव भी तो हो सकता है, नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। नहीं, फोर्थ नहीं बोल सकते हो ऐसे। देखो फोर्थ, ठीक है, आप लोग के अकॉर्डिंग फोर्थ चलो बना देते हैं हम ऐसे, ठीक है ना। ये आई कैप प्लस और जे कैप फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, देखो दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन आप ऐसे सोचो कि कॉस फंक्शन नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, तो नेगेटिव होगा ना तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो प्लेन पोलराइज लाइट में हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है ना। मतलब एक लाइन में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लेन पोलराइज लाइट में, एक डायरेक्शन में होता है ऐसा नहीं बोलते हैं कभी भी। इज दैट ऑल राइट? तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। तो देखो ये इसका आंसर जो है ना इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कि द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लीनियरली पोलराइज्ड है अलोंग z डायरेक्शन, बोला है लीनियरली पोलराइज्ड एट 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस। तो यही करेक्ट हो गया ना। तो देखो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। उसी तरह से ये क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू लीनियरली पोलराइज्ड वेव्स इज गिवन बाय नेचर ऑफ पोलराइजेशन ऑफ सुपरइम्पोज्ड वेव। इसको और इसको आपस में सुपरइम्पोज कर रहे हैं तो क्या बनेगा? इलिप्टिकल। हाँ, देखो इसमें क्या होगा, आप ये नोटिस करिए कि
एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, सर्कुलरली तभी बन सकता है व्हेन एम्पलीट्यूड इज इक्वल, है ना। सर्कल में यही बोला गया ना, एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए तभी सर्कल होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, यहाँ से देखिए ये और ये एम्पलीट्यूड क्या बोलते हैं डिफरेंट है। अच्छा, अगर हम इसमें पूछें आप लोगों से कि क्या बोलते हैं जो एलिप्स बनेगा उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा या नहीं होगा, व्हाट डू यू से? देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आप देख रहे हो कितना हो रहा है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस दिस हाँ, मतलब इस आर्गुमेंट जैसे ओमेगा टी माइनस थीटा 2 है ना, उसमें से ओमेगा टी माइनस थीटा 1 माइनस कर दोगे तो मतलब वही थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा फेज डिफरेंस। तो देखो फेज डिफरेंस आर्बिट्रेरी है ना, हमें पता नहीं है कि π/2 है। आपको अभी देखो हम ये क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये आप देखो जनरल डिस्कशन था हमारा, एक मिनट, ठीक है। ये देखो जनरल डिस्कशन था, ठीक है। यहाँ से देखिए ये, हाँ देखिए ये हमारा जनरल डिस्कशन था कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एलिप्स का ये है, एक मतलब एक्स डायरेक्शन में है एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक वाई डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड ए और बी है और फेज डिफरेंस फाई है। तो इससे जब हम लोग देखो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट यहाँ से लिख दिए, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, वाई कंपोनेंट, तो मतलब इन दोनों का सुप्रीमपोज हम कर रहे थे। तो उससे आप देखो एक इक्वेशन हम बनाए ई एक्स ई वाई में, ठीक है ना। तो ऐसा इक्वेशन बना, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब जब फेज डिफरेंस π/2 लेते हैं ना, ध्यान रखोगे जब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में फेज डिफरेंस π/2 होगा, तो उस केस में सिर्फ इलिप्स जो बनता है उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग। और फेज डिफरेंस इन जनरल अगर जनरल होगा कुछ भी, तो ऐसा फेज डिफरेंस मतलब इलिप्स बनेगा और एंगल फिर इस तरह से दिया जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन में जो फेज डिफरेंस है ना वो थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, तो यहाँ फाई की जगह पे थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो ये टॉपिक जो है ना इजी है, बस थोड़ा सा फोकस कर लोगे तो इसका आंसर तो इलिप्टिकली पोलराइज्ड हो जाएगा, है ना। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और फेज डिफरेंस हमें पता नहीं है कि क्या है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इलिप्टिकली। अच्छा, इसमें अगर हम आपसे पूछे कि इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट कब बनेगा, अंडर व्हाट कंडीशन यू विल गेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट? या तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, देखो आपको बता रहे थे ना अभी हम यहाँ पे फेज डिफरेंस अगर दोनों के बीच में 0 या क्या हो जाएगा n पाई, लास्ट क्लास में बताए थे। अगर इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 या n पाई हो गया तो फिर प्लेन पोलराइज, तो मतलब थीटा 1 माइनस थीटा 2 अगर n पाई हो गया, n पाई, देन इट विल बिकम प्लेन पोलराइज लाइट या लीनियरली। तो लीनियरली भी आंसर हो जाएगा, लेकिन अंडर द कंडीशन थीटा 1 माइनस दिस थीटा 2 इज इक्वल टू n पाई। समझ में आ रहा है सभी को? यस जानते हो वो चीज आप देखो यहाँ से भी पता चलेगा आप कैसे, देखो जो हम बोल रहे हैं ना वो कैसे मतलब फेज डिफरेंस अगर n पाई होने पे लीनियरली पोलराइज कैसे हो जाता है, वो चीज आप यहाँ से भी समझ सकते हो। देखो यहाँ से देखिए आप फेज डिफरेंस, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में देखिए फेज डिफरेंस को अगर हम n पाई लिख देते हैं, n पाई, ठीक है ना, तो साइन n पाई कितना होता है? 0। यहाँ पे कॉस n पाई कितना होता है? 1 नहीं होता है, कॉस n पाई -1 की पावर -1 टू द पावर है, 1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है ना, दोनों आ सकता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे +1 -1 दोनों आने का चांस है, तो ऐसा बन जाएगा देखो a² + b² और -2ab भी बन सकता है अगर ये +1 आएगा तो, और प्लस अगर -1 आ गया तो +2ab जैसा टर्म है। तो यहाँ से जानते हो फाई इक्वल टू n पाई लिखोगे ना तो ex/a और प्लस माइनस ey/b इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखिए कि ey इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ओके b/a और इंटू ex। तो ये मतलब इसको आप y बोल सकते हो और इसको x बोल सकते हो। तो कैसा ग्राफ बन रहा है, व्हाट इज ग्राफ बिटवीन ey एंड ex? स्ट्रेट लाइन बराबर है हमें बन रहा है ना ये, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो इसीलिए फिर इसको बोला जाएगा प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है, ओके। n पाई आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे ना तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ओके। तो इसीलिए फेज डिफरेंस जब भी अगर दो परपेंडिकुलरली पोलराइज लाइट है ना, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड x में है और एक का y में है, अगर उन दोनों को सुपरिम्पोज करते हैं आप
और फेज डिफरेंस अगर n पाई लेंगे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आता है, तो दैट इज कॉल्ड लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। ओके, ठीक है। अब आप देखिए, चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, चलो एक दो एग्जाम के क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा। देखो इसमें जानते हो मार्क नहीं किया हुआ है क्योंकि नेट का सिलेबस है ना, नेट का मतलब ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट, तो इसीलिए। अदरवाइज जानते हो ये क्वेश्चन IIT जैम में पूछा गया था, दिस वन वाज आस्क्ड इन IIT जैम। इसको आप लोग खुद से ट्राई कर लोगे। चलो हम एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो 2005 का। इसका आंसर बताइए जरा, 24 का क्या होना चाहिए? Which is the correct answer for 24? सर बी सर BS सभी को समझ में आ गया ना? बी। अभी देखो जो स्टार्टिंग में किसी स्टूडेंट ने पूछा था ना कि लीनियरली और सर्कुलरली में कैसे डिफरेंस पता चलेगा, तो ये आयोटा है, आयोटा ही डिफरेंस बताता है ना। ये देखो दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल और आयोटा की वजह से दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? π/2। आयोटा की वजह से π/2 आएगा, है ना। और ये देखो यहाँ पे kz माइनस ओमेगा टी दिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे प्लस जेड में जा रहा है। ये भी सर्कुलरली पोलराइज लाइट है, लेकिन ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? माइनस जेड में जा रहा है ना। हाँ, ये माइनस जेड में जा रहा है क्योंकि ये दोनों का साइन सेम है, तो इसको बोलेंगे माइनस जेड में जा रहा है। ठीक है, तो आप देखते हो ना क्वेश्चन कितने आसान पूछे जाते हैं। बस एक बार आप समझ गए ना कि किस तरह से लिखा जाता है, समझ लो जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं ना वही चीज पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना, कुछ अलग नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें जैसे नेट 2016 में देखो क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, इसका क्या आंसर होगा? इलिप्टिक हाँ, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिफरेंट है ना, एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट एंड फेज डिफरेंस इज हाउ मच? फेज डिफरेंस कितना है? π/2 है ना। तो फेज डिफरेंस π/2 और एम्पलीट्यूड अगर डिफरेंट हो गया, इट विल बी इलिप्टिक पोलराइजेशन। ठीक है ना, ये इलिप्टिकली पोलराइज लाइट होगा। ठीक है ना, तो बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें ये प्रोपेगेट किधर कर रहा है? इन विच डायरेक्शन इट इज प्रोपेगेटिंग? माइनस है ना, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है, प्रोपेगेटिंग इन -z। तो देखो ऑप्शन जो है ना यहाँ पे देखो लिखा है ना, इलिप्टिक वाले में देख लो, बस इलिप्टिक देखो इसमें लिखा हुआ है, एंड इलिप्टिकली पोलराइज लाइट ट्रैवलिंग इन नेगेटिव z डायरेक्शन। एक ही, अच्छा एक ही ऑप्शन में इलिप्टिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो देख रहे हो ना आप, नेट एग्जाम में चाहे गेट एग्जाम में सभी में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो कुछ हम आप लोग के लिए भी छोड़ देते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, जैसे अभी जो हम बोल रहे थे ना आप लोग को एंगल निकालने वाला, देखो ये एंगल का जो कॉन्सेप्ट था, देखो ये 2019, चलो इसको बता दो आप लोग, 35 का आंसर बताइए। पहली बात आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप नोटिस करिए कि इसमें ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, और व्हाट इज द फेज डिफरेंस? π/2। एम्पलीट्यूड डिफरेंट और फेज डिफरेंस π/2, इट विल बिकम इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, है ना। और अगर एम्पलीट्यूड इक्वल हो गया और फेज डिफरेंस π/2 है, देन इट विल बिकम सर्कुलरली पोलराइज्ड, है ना, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ओके, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये तो पता चल रहा है कि इसमें आंसर होगा इलिप्टिकली पोलराइज्ड, है ना। तो इसमें इलिप्टिकली पोलराइज्ड बोल दिया गया। अच्छा, ये तो लीनियरली में एंगल दिया हुआ है। अच्छा, ये तो लीनियरली में एंगल दिया हुआ है ना, तो ये तो आंसर है ही नहीं है, तो इसको तो हटा ही देते हैं। अब देखो एक ऑप्शन है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन सीन ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और इलिप्टिकली पोलराइज्ड काउंटर क्लॉकवाइज। तो अच्छा, इस बेसिस पे हमें लगा एंगल का क्वेश्चन है, तो एंगल का क्वेश्चन तो हुआ नहीं क्योंकि लीनियरली पोलराइज्ड है नहीं। इन दोनों में से कौन सा होगा? डी होगा। देखो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है? इन विच डायरेक्शन इट इज प्रोपेगेटिंग? प्लस जेड में प्रोपेगेट कर रहा है ना। तो अब आपको देखना है कि ये जो है ना क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर हम जेड डायरेक्शन, मतलब इसमें बोला गया है ना इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन सीन ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, इसमें हम एक बार डी आ रहा है, 1 मिनट 3 साइन और 4 कॉस ऐसे लिखा हुआ है, एक बार हम लिख के दिखाते हैं। देखो यहाँ पे
ये क्वेश्चन नंबर कितना था? व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर? 35 35। देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया हुआ है, 3 साइन है ना, 3x कैप साइन था ना, यस सर। kz और माइनस ओमेगा टी और प्लस 4 कोसाइन और kz माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना, ये इस तरह से y कैप दिया हुआ है। ऑलराइट, तो देखिए इसमें हम लोग x और y एक्सिस इधर बना दिए, x और y एक्सिस। तो देखो हम लोग बोर्ड के इधर खड़े हुए हैं ना, तो मतलब हम z डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है ना, और ये वेव भी z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे ऐसे वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो मतलब वेव इज कमिंग टुवर्ड्स मी, मतलब जो भी ऑब्जर्वर है उसकी तरफ आ रहा है वेव, अभी हम ऐसे कह सकते हैं। अब आप देखो इसका तरीका हम बताए थे ना कि काउंटर या मतलब काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे ट्रेवल कर रहा है ये पता करना है ना। तो इसका तरीका ये है कि आप क्या करो, T0 और Z0 पहले पुट करो, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ये आएगा हमारा J कैप के डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ से ये 0 हो गया, यहाँ से J कैप आ जाएगा cos 0 1। ओके, अब हम करेंगे Z तो 0 ही रख देंगे और हम T को लिख देंगे 0 प्लस, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक, तो T को 0 प्लस लिखोगे ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, आप देखो Z 0 है, ये T समथिंग 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो ये माइनस x कैप में आएगा और ये y कैप में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। क्योंकि यहाँ से माइनस ओमेगा टी का कुछ वैल्यू होगा ना, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहाँ से देखिए ये x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा डायरेक्शन आया? एंटी क्लॉक। ऐसा हो गया ना? काउंटर क्लॉकवाइज। पहले ऐसे था, यहाँ पे पहले देखो इधर था, ये t इक्वल टू 0 पे पोजीशन है और ये t इक्वल टू 0 प्लस में है, ठीक है ना, 0 प्लस में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो एंटी मतलब वेव इज कमिंग टुवर्ड्स मी, ओके, टुवर्ड्स अस कह सकते हो, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो काउंटर क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं, देखिए ये इसका आंसर इलिप्टिकली पोलर काउंटर क्लॉकवाइज, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के भी कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है ना। देखो रिसेंट क्वेश्चन है गेट 2019 का, तो इसलिए इस चीज को प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये टॉपिक डिफरेंट है, ये जो ना आगे अभी क्वार्टर वेव प्लेट का क्वेश्चन है, अभी पढ़ाई नहीं है ये, ठीक है ना। सर ये आपने जो डायरेक्शन का बताया उसको हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि मान लीजिए वेव का प्रोपेगेशन के एक्सिस के अरे अलावा कुछ भी, एक मिनट देखो हम बता रहे हैं, कुछ भी मैं सोच जानना सकते हो। चाहता हूं कि मैं गलत सोच रहा हूँ या सही? नहीं देखो क्योंकि एक तरीका, डायरेक्शन उससे आ रहा है। देखो हम बता रहे हैं, देखो एक तरीका बता दिया गया ना, उसको फॉलो करो या नहीं करो वो आप पे है। अब जानते हो, देखो हम हमेशा बता रहे हैं, एक ये सब जो है ना डायरेक्शन पता करना एक मेथड है, मेथड अगर आप जो लगा रहे हो ना उससे भी यही आंसर आ रहा है तो समझ लो करेक्ट है वो, और नहीं आ रहा है तो सर आ इनकरेक्ट है, रहा है। तो बस जो भी अब अप्लाई कर सकते हो। आप लोग जानते हो ना, जैसे कुछ कुछ तरीके होते हैं, आपको याद है जब क्लास 11th हम लोग पढ़ते थे, तो जो कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस होता था उसमें क्या बोलते हैं, मतलब याद रखने के लिए कुछ सेंटेंस बना दिया जाता था। किसी को याद है सेंटेंस? यस सर। Britain has beautiful wife, इस तरह से कुछ है ना। तो उसी तरह से Yes, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में भी एक सेंटेंस होता है कि गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स, है ना, इस तरह से Yes, आप sir. लोगों ने सुना होगा, है ना। Yes. तो मतलब अब ये चीज कहाँ से आई? function के लिए आपको पता है ये जो वर्ड है कि क्या बोलते हैं, गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर, ये मतलब ऐसा नहीं कि किसी इंडियन ने नहीं बनाया है, ठीक है, मतलब इंडिया में लोगों ने बहुत कुछ डेवलप कर देते हैं। ये जानते हो जब थर्मोडायनेमिक्स डेवलप हो रहा था ना, उसी टाइम किसी पर्सन ने, मतलब किसी फिजिसिस्ट नहीं बनाया उसको याद रखने के लिए, ठीक है ना। उसी तरह से मैक्स बॉर्न जो हम लोग पढ़ते हैं ना, मैक्स बॉर्न ने भी, जानते हो, उस चीज को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ उसने भी स्टेटमेंट दिया है, उस थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स वगैरह को याद रखने के लिए मैक्स बॉर्न ने भी एक सेंटेंस बनाया है। तो मैक्स बॉर्न का जो सेंटेंस है ना वो बहुत अच्छा नहीं है, मतलब इसीलिए वो ज्यादा यूज नहीं होता है, किसी दूसरे पर्सन ने बताया ना वो ज्यादा यूज होता है, ठीक है। लेकिन मैक्स बॉर्न ने भी कुछ इस तरह से बताया था कि मतलब अचीवमेंट वगैरह करके कुछ है उसका भी, ठीक है। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये सब चीजें जो है ना, मेथड आप कुछ भी डेवलप कर लो, बस काम करना चाहिए, ठीक है ना, दैट शुड वर्क एक्चुअली, ओके, ठीक है।
तो ये टॉपिक जानते हो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा जानते हो ऐसा करते हैं, इसको हमें लग रहा है शायद कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, तो हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली रिपीट करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम प्रोडक्शन पे आएंगे, ठीक है ना। तो जस्ट रिपीट कर रहे हैं हम ब्रीफली, ठीक है ना। ब्रीफ रिकैप, ठीक है, जस्ट क्विक रिकैप करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखो ब्रीफ रिकैप में हम ये लिख रहे हैं, देखो सबसे पहले हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या देखते हैं कि इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग ए लाइन, ठीक है ना। ये अलोंग ए लाइन होता है, बस ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना। इट इज अलोंग ए लाइन, मतलब आपको पता चलना चाहिए कि टाइम चेंज कर रहे हो, कुछ भी चेंज कर रहे हो ना, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इसको मतलब आप ऐसे बहुत तरीके देखो लिख सकते हो ऐसे, जैसे E इज इक्वल टू, मान लो हमने E नॉट आई कैप लिख दिए कॉस, और ये KZ और माइनस ओमेगा टी ऐसा था, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो E इज इक्वल टू E नॉट और सपोज करो हम J और कॉस KZ और माइनस ओमेगा टी और प्लस फाई, कुछ ऐसे भी लिख दिए, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इन सभी में देखने से ऐसा लगता है ना कि हमारा क्या हो रहा है कि चाहे हम कॉस का वैल्यू प्लस लिखें माइनस लिखें कुछ भी लिखें, लेकिन इसका डायरेक्शन प्लस आई कैप या माइनस आई कैप से जे कैप में नहीं जा सकता है। इट कैन नॉट गो इनटू जे कैप, ओके। हमेशा इस तरह से इसमें भी प्लस जे माइनस जे ही दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है। अब इसको जब हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो ई नॉट और मान लो यहाँ पे आई कैप ए आई कैप प्लस बी जे कैप ऐसा कुछ लिख दिया, और कॉस के जेड और माइनस ओमेगा टी और प्लस फाई। तो देखो इसमें जो है ना ये फैक्टराइज हो गया है, ये जरूर ध्यान रखोगे, इसमें स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अगर आप ऐसे फैक्टराइज कर दोगे ना, डायरेक्शन का टर्म अलग हो गया बिल्कुल, मल्टीप्लाइड बाय सम टाइम डिपेंडेंट टर्म, और मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो टाइम डिपेंडेंट टर्म है ना वो दोनों के लिए कॉमन है, सो दैट यू कैन टेक इट आउट, ओके। तो अब आप कहोगे डायरेक्शन सिर्फ इससे डिसाइड होगा, ठीक है ना, तो ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा, ओके। अब हम लोग देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे टॉपिक वाइज लिख दे रहे हैं, देखो सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, टू परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हम अलग से जैसे उस टाइम बताए थे ना कि क्या बोलते हैं हम लोग एलिप्टिक पोलराइजेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कुलर को उस तरह से ना लिख करके हम ऐसे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हम एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट में हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्स डायरेक्शन में इसका एम्पलीट्यूड मान लो ए है, और हम ऐसे लिख रहे हैं सपोज करो कॉस के जेड और माइनस ओमेगा टी, और दूसरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो उसका परपेंडिकुलर बोले ना तो दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, ओके। और ये जो है हमारा क्या बोलते हैं, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इफ यू वांट, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे इफ यू वांट, देखो क्लैरिटी होनी चाहिए बस, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिख दो E1, इसमें आई कैप लिख देते हैं, और इसमें भी हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2, ठीक है, और इसमें हम जे कैप लिख देते हैं, और सम बी और कॉस के जेड और माइनस ओमेगा टी और प्लस फाई, ये लिखा गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन है, फेज डिफरेंस दोनों के बीच में फाई है, और एम्पलीट्यूड ए और बी है। तो इसको जब हम सुप्रीमपोज कर रहे हैं तो इससे हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना, रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर इज, ठीक है ना, वो ऐसा आ रहा है ई एक्स स्क्वायर बाई, मतलब इसको सुप्रीमपोज करके हम ये दिखा सकते हैं ई एक्स स्क्वायर फिर ई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और माइनस 2EX इंटू ई वाई, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई ए बी कॉस फाई, और ठीक है ना इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। इन दोनों के सुप्रीम पोजिशन से ये हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ से E जो आएगा E इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो E1 प्लस E2, हम ऐसे करने पे व्हेन वी डू दिस, ओके, E1 प्लस E2, तो फिर E का X कंपोनेंट और E के Y कंपोनेंट में ये रिलेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ से इसमें हम स्पेशल केसेस जब लेते हैं, स्पेशल केसेस, ठीक है ना, जो आज डिस्कस किया गया ना उसी को हम समराइज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। वही देखो यहाँ लिखा गया है, हम ब्रीफ रिकैप कर रहे हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए ऐसा कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे स्पेशल केसेस में अगर हम फेज डिफरेंस जो है ना वो n पाई कर देते हैं, n पाई, तो n पाई करोगे ना तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। अभी हम जैसे कि बताए तो ये बन जाता है हमारा EX बाई ए और प्लस EY बाई बी, प्लस या माइनस दोनों आ सकता है, का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो बेसिकली यहाँ से ई वाई इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस बी बाई ए और इंटू ई एक्स। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, देखो यहाँ से, ठीक है, इफ यू ड्रॉ ग्राफ एक्स और वाई के बीच में, तो या तो ग्राफ ऐसे बनेगा या तो फिर ग्राफ ऐसे बनेगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर यूजिंग प्लस साइन और माइनस साइन। प्लस साइन यूज करोगे तो ये बनेगा, माइनस साइन यूज करोगे तो ये। तो हम ये कह सकते हैं, देखो हमारा मतलब क्या है इस डिस्कशन का, हम ये कह सकते हैं कि व्हेन यू सुपरइम्पोज टू परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना, हैविंग फेज डिफरेंस n पाई, then superposition also leads to another plane polarized light, okay, with जैसे पोलराइजेशन पहले एक्स वाई में था, तो अब जो पोलराइजेशन होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा, वो ना तो एक्स में होगा ना ही वाई में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यही तो इसका मतलब हो गया, ठीक है ना, लाइट हैविंग, ठीक है, हैविंग फेज डिफरेंस n पाई लीड्स टू, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही देता है, ठीक है ना। अब हम ये फर्स्ट स्पेशल केस हो गया, ठीक है ना, फिर हम लोग केस 2, ठीक है, केस 2 कंसीडर करते हैं। अगर हम फेज डिफरेंस जो है ना, देखो फेज डिफरेंस 2n+1 और π/2 लिख देते हैं, जनरल लिख दे रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है ना, दिस इज ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो देखो आप ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिखोगे तो साइन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में जो है ना, इस केस में कॉस टर्म जो है ना, कॉस फाई आपका 0 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर फाई जो है ना ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, या तो साइन फाई +1 होगा या -1, साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो उस केस में आप देखिए ये जो है ना, ex² और प्लस ey² ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो रहा है, तो ये एलिप्स बन रहा है, दिस इज एलिप्स, ओके। तो ये एलिप्स आ गया। तो अगर हम फेज डिफरेंस देखिए आप यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कर देते हैं, तो एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, तो एलिप्स बन रहा है। तो अब हम केस 3 लिखते हैं, केस 3, अगर हम फेज डिफरेंस को ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिखते हैं और एम्पलीट्यूड को इक्वल कर देते हैं, a = b, ठीक है ना, तो फिर हमारे पास देखिए इक्वेशन जो बनेगा यहाँ से ex², इसी में लिख देंगे ex² प्लस ey², ठीक है ना, इज इक्वल टू b की जगह पे a लिख देंगे, तो इज इक्वल टू ये सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए जब फेज डिफरेंस π/2 ले रहे हैं ना, तो एलिप्स जो बन रहा है ये इस फॉर्म का एलिप्स बन रहा है, ये बहुत ही वेल नोन फॉर्म है। ये इसका मतलब मेजर एक्सिस जो होता है वो इस तरह से, मेजर एक्सिस जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा होता है, ठीक है ना, और सर्कल तो ऐसा है ही है, ठीक है ना, ये इस तरह से बन गया, ठीक है। लेकिन अब हम अनदर केस लेते हैं, देखो केस 4, अगर हम जैसे सुपरपोजिशन ऑफ टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट कंसीडर करते हैं, मान लो ए और बी जो है ना डिफरेंट है, ठीक है ना, ए और बी आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, और फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, ये इसके इक्वल भी नहीं है और n पाई के भी इक्वल नहीं है, क्योंकि ये सब केसेस तो हम डिस्कस कर लिए ना, n पाई में प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रहा है, और इसके मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में एलिप्स या सर्कल इस तरह से बनने का चांस है। तो अगर ये क्या बोलते हैं नॉट ए, मतलब फेज डिफरेंस ये नहीं है, कुछ अदर वैल्यूज है फेज डिफरेंस का, ओके, तो उस केस में भी एलिप्स बनेगा, तो भी ये जो है ना, मतलब क्या है कि एलिप्स ही रहेगा ये, ठीक है। तो इस केस में भी सुपरपोजिशन, ठीक है, तो इस केस में भी आप कहोगे कि सुपरपोजिशन गिव्स इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना, तो इसमें इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट ही मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, बट मेजर एक्सिस doesn't coincide, ठीक है, मेजर एक्सिस doesn't coincide with coordinate axis, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ऐसा कुछ बन जाएगा, और फिर ये एंगल थीटा हो जाएगा, और थीटा हम आपको बता ही दिए, थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स, ठीक है, और 2ab और डिवाइड बाय cos फाई, और फिर यहाँ पे a² - b², ये ऐसा होता है, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू गेट।
तो ये सारा डिस्कशन देखो, ये तो आप समझ रहे हो ना, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर दिए। तो मतलब आप ध्यान रखेंगे, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट आप कैसे बनाते हैं, तो मतलब सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट बनेगा बाय सुपरपोजिशन ऑफ, जैसे लिखा गया ना, सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इलिप्टिक पोलराइजेशन भी कैसे बनेगा, तो दैट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और लेकिन टू परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब आप सुपरइम्पोज कर रहे हैं, अगर फेज डिफरेंस n पाई हो गया, तो देन अगेन इट लीड्स टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑलराइट, तो ये सब कुछ ध्यान में रखेंगे। तो अलग से देखो हम सभी पोलराइजेशन का टाइप बता दिए, और ये भी बेसिकली हम आपको बता दिए कि इलिप्टिक और सर्कुलर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग देखो डिस्कस आते हैं प्रोडक्शन पे, ठीक है ना। देखो जो क्वेश्चंस हम लोग अभी किए ना क्लास में, उस क्वेश्चन को आप फिर से भी एक बार ट्राई करके देखोगे। जो क्वेश्चन हो जाता है तो ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं, उसे खुद से ट्राई करना चाहिए। और जैम का जो कॉलम मैच करने का क्वेश्चन था ना, वो भी आप लोग ट्राई करके देखोगे खुद से कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन चलो हम जनरल पूछते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है विच इज द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ पोलराइजेशन, सबसे जनरल टाइप ऑफ मतलब अनपोलराइज्ड को छोड़ करके, क्योंकि अनपोलराइज्ड को प्लेन Plain polarized. Circular. इलेक्ट्रिकल Plain है देखो सर, एक मिनट, चलो हम सबसे जनरल जो है ना, देखो एक मिनट, इलिप्टिकली सर, इलिप्टिकल इलिप्टिकली पोलराइज होगा एक्चुअली, ठीक है ना। दैट इज द मोस्ट जनरल, क्योंकि देखो उसका रीजन ये है ना कि आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग दो प्लेन पोलराइज लाइट को मिक्स करते हैं, ठीक है ना, अगर फेज डिफरेंस सिर्फ दो तरह का होता है, जैसे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो सर्कल या एलिप्स बनता है। और फेज डिफरेंस अगर n पाई हो गया तो प्लेन पोलराइज लाइट बनता है। लेकिन इन जनरल अगर मान लो फेज डिफरेंस 30 डिग्री, 31, 32, 33, 34, इस तरह से कुछ भी अगर फेज डिफरेंस होता है, ठीक है ना, तो उस केस में फिर कौन सा बनेगा, तो आप कहोगे ना कि उस केस में इलिप्टिक ही तो बन रहा है, ठीक है ना। इन जनरल देखो हम जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे ना, कि अगर जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि फोर्थ केस में कि फेज डिफरेंस इन दोनों के इक्वल नहीं है, ओके, मतलब कुछ भी है, फाई हैज एनी अदर वैल्यू, ठीक है, कोई भी अदर वैल्यू है इसका, तो आप देख रहे हो ना कि इलिप्टिक पोलराइजेशन किसी भी फेज डिफरेंस के लिए फॉर्म हो रहा है। ओके, तो इसीलिए मोस्ट जनरल जो पोलराइजेशन कहा जाता है ना, वो इलिप्टिक पोलराइजेशन होता है, ठीक है। बाद में भी आप पढ़ेंगे कि अगर हम मान लो किसी ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट तो हम बताए ना अनपोलराइज्ड होता है, सो इफ वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ पोलराइज्ड लाइट, तो क्वेश्चन में अगर पूछा गया कि सबसे ज्यादा कौन सा पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस होने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, विच विल बी प्रोड्यूस्ड मोस्ट लाइकली, है ना, तो विच इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रोड्यूस्ड, अगर हम ये कहते हैं तो उसका आंसर होगा इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। अभी आप देखोगे प्रोडक्शन में भी ये बात कही जाएगी बाद में, ठीक है ना। ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ, पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेन पोलराइज्ड, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो इसके कई मेथड्स होते हैं, ठीक है, हम लोग फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं आज, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो देखो ये है मेथड 1, ठीक है, बाय एब्जॉर्प्शन मेथड, बाय एब्जॉर्प्शन मेथड, ठीक है ना। तो ठीक है, ये मेथड 1 बोल रहे हैं, ठीक है, मेथड 1, ठीक है, मेथड 1। तो देखो क्या है कि अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाना चाहते हैं ना, तो हम एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन मेथड, ओके। इसी मेथड को यूज किया जाता है किसी भी पोलराइजर में, जो बोलते हैं ना कि अगर आप लाइट को किसी पोलराइजर से पास कर देते हो, देन इट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड, ओके, दैट इज यूज्ड, ओके। सो दिस मेथड is used in most of the पोलराइजर। निकोल प्रिज्म में बस ये मेथड यूज नहीं होता है, ठीक है ना, निकोल प्रिज्म भी एक पोलराइजर है, बट ठीक है, मोस्ट ऑफ द पोलराइजर्स,
ठीक है। पोलराइजर्स जो पॉलीमर बेस्ड होते हैं, ठीक है ना, पॉलीमर बेस्ड, ठीक है। तो पॉलीमर बेस्ड जितने भी पोलराइजर है ना, उन सभी पोलराइजर में यही टेक्निक यूज होता है। दिस मेथड इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द पॉलीमर बेस्ड पोलराइजर। ओके, देखो टेक्निक क्या है, मतलब इसको तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे देखो पोलराइजर में हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि मान लो ये कोई पोलराइजर है, आई से दिस इज ए पोलराइजर, ठीक है। अब इससे आप एक अनपोलराइज्ड लाइट क्रॉस कराते हो, ठीक है ना, यू पास अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। तो अनपोलराइज्ड लाइट पास करेंगे तो इसमें देखो अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रैंडमली चेंज होता है, हम लोग जानते नहीं है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे कह सकते हो ऐसे, ठीक है ना, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, ऐसे करके मान लो इसको हमने दिखा दिया, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसको जब हम इससे पास करेंगे ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने के बाद एक सर्टेन डायरेक्शन में हो जाएगा, जरूरी नहीं कि इधर होगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन में। तो हम इसमें देखो ऐसा कह रहे हैं कि ये इसका मान लो कि पास एक्सिस है, इस लाइन को, ये जो डॉटेड लाइन हम बनाए ना, इसको हम बोल रहे हैं पास एक्सिस, या इसको ट्रांसमिशन एक्सिस भी बोलते हैं, ट्रांसमिशन एक्सिस, ठीक है। तो ये पास एक्सिस है या ट्रांसमिशन एक्सिस है। तो जब अनपोलराइज्ड लाइट को हम इससे क्रॉस कराते हैं, ओके, तो ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देखो यहाँ पे सभी डायरेक्शन में होने की पॉसिबिलिटी थी, ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंटेड था, कभी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है कभी इधर, लेकिन इसमें इसको क्रॉस करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे ना कि अदर डायरेक्शन के जो इलेक्ट्रिक फील्ड थे ना, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए, अदर डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड एब्जॉर्ब हो गए इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फिक्स डायरेक्शन है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग बाद में देखो अभी डिस्कस भी करेंगे कि अगर अनपोलराइज्ड लाइट है, इसकी इंटेंसिटी मान लो आई नॉट है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी हमेशा ध्यान रखोगे आई नॉट बाई 2 हो जाता है, ठीक है ना। अनपोलराइज्ड लाइट को कभी भी आप पोलराइजर से क्रॉस करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, ठीक है ना। तो ये अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म हो रहा है ना, वो मोस्टली एब्जॉर्प्शन होता है। देखो इसको समझने के लिए, ठीक है ना, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, देयर इज, तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि बेसिक ऑफ पोलराइजर हो गया। वेन एवर यू पास ए लाइट थ्रू ए पोलराइजर, इट गेट्स प्लेन बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो पैरेलल टू पास एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लेन पोलराइज लाइट का, वो पास एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो पास एक्सिस ये ऐसे बनाया हुआ है ना, तो इसके पहले अगर पास एक्सिस हम डायगोनल के लॉन्ग दिखाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर डायगोनल के पैरेलल हो जाएगा, ओके, इट बिकम्स पैरेलल टू द पास एक्सिस, ठीक है ना। ओके, तो एक एग्जांपल देखो हम बता रहे हैं आपको, देयर इज समथिंग कॉल्ड वायर ग्रिड पोलराइजर। इससे आपको जो है ना, ये हम लोग एक देयर इज अ लॉ विच इज कॉल्ड मैलस लॉ, वो भी हम लोग यहाँ से डेवलप कर लेंगे। वायर ग्रिड पोलराइजर जो है ना, वन ऑफ द अर्लीस्ट पोलराइजर्स में से है, मतलब स्टार्टिंग में लाइट को पोलराइज करने के लिए जो पोलराइजर बनाया गया, वो वायर ग्रिड पोलराइजर ही था। वायर ग्रिड पोलराइजर में देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई रॉड है, ठीक है ना, सपोज ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, सपोज दिस इज अ रॉड, ठीक है, इस तरह से, और ये ऐसा है, ठीक है ना। थोड़ा हमारी ड्राइंग सही नहीं है ना, तो इसलिए, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ये रॉड है। अब इसके बीच में हम जो है ना कुछ फाइन वायर्स ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये मान लो कुछ फाइन वायर्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे देखो बिल्कुल क्लोज क्लोज आप ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है ना, ये ऐसा। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई
तो दो रॉड के बीच में वायर ऐसे मतलब बांधा हुआ है। यस सर। यस सर लग रहा है। ठीक है, तो बस यही है, थोड़ा अच्छे से फिगर बना लोगे आप लोग। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से है। ठीक है ना, तो दो वायर्स के बीच में ऐसे दो रॉड्स के बीच में वायर मान लो ऐसे बांधा हुआ है। ठीक है ना, स्ट्रेच किया हुआ है ये ऐसा करके वायर। ये सभी जो है ना, ये जो रेड कलर से जो भी बनाया गया ना, ये ऑल दीज आर एक्चुअली दीज आर कंडक्टिंग वायर्स। तो पोलराइजर कैसे काम करता है उसको समझाने के लिए देखो हम ये बना रहे हैं, ये सभी कंडक्टिंग वायर्स हैं। अब मान लो यहाँ पे देखो इधर से जो है ना, सपोज करो हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है ना, सपोज ये लाइट है, लाइट बीम ऐसे इधर से आया, लाइट बीम ऐसे। ठीक है ना, लाइट बीम इधर से देखो ये ऐसे करके इंसिडेंट कराया गया, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। और ये मान लेते हैं कि है ये अनपोलराइज लाइट। ठीक है ना, दिस इज अनपोलराइज लाइट। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो बेसिकली ऐसा है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसा है। ठीक है ना, इधर है तो इधर है, इधर है, इधर है। ठीक है ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब रैंडम है। ठीक है ना, देखो ये जो है ना इस तरह से रैंडमली दिखाया गया है। ठीक है, आप इसको समझ लोगे, इसका मतलब क्या है कि जैसे लाइट इधर जा रही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। परपेंडिकुलर पूरा एक प्लेन बनता है ना, तो परपेंडिकुलर इस प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखोगे, जैसे यहाँ पे एंगल देखने में ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा छोटा सा एंगल बन रहा है, वो ऐसा नहीं है, ये परपेंडिकुलर है इसके। ध्यान रखोगे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है, ये इधर जा रहा है तो इस प्लेन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन है। तो अब जब इसको क्रॉस करके बाहर निकलेगा ना, तो देखो ऐसा हो जाएगा, क्रॉस करके बाहर निकलने के बाद ठीक है, यहाँ से ये जो है ना ऐसे, ये देखो यहाँ से ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, और फिर इधर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, फिर ये देखो यहाँ से ऐसे बाहर निकल गया। ठीक है, ये बाहर आ गया। ठीक है, तो लाइट इसको क्रॉस करके बाहर निकल गया। तो अब देखो लाइट जब बाहर निकल गया ना, तो इसमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, वो क्या कहते हैं, इधर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ लाइक दिस, ऐसे है। ओके, एक मिनट, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। ठीक है, तो देखो हुआ क्या बेसिकली, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो दिखाया जा रहा है ना, वो मतलब दिस इज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग वायर्स, कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है, बिकॉज इसका रीजन है, बिकॉज कंपोनेंट ऑफ ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द वायर्स। ठीक है, वायर्स इज एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं वो आप समझ लो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है, और फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा ना इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी आएगा कहाँ से, तो हम बोलेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही तो आया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। ठीक है ना, तो वही होता है यहाँ पे। देखो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो जब ये इसको क्रॉस किया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जैसे यहाँ पे आया, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट लिख सकते हैं ना, एक कंपोनेंट पैरेलल और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जैसे देखो कोई वायर है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन अंदर में होगा वो इधर मूव कर सकता है ना, और इधर मूव कर सकता है। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकता है, तो इधर इधर मूव करा सकता है इसको पैरेलल कंपोनेंट। तो इसीलिए पैरेलल कंपोनेंट का जो एनर्जी है ना,
वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि पैरेलल कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाता है, बचता है सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि इस वायर ग्रिड पोलराइजर से पास कराने पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो अनपोलराइज रैंडम डायरेक्शन में था वो अब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। तो मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट बन गया, ठीक है ना। दिस इज नाउ प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट बिकम्स प्लेन पोलराइज लाइट। तो इस केस में जानते हो हम ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन का निकल रहा है ना, इस डायरेक्शन का एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हम इस डायरेक्शन को इसका पास एक्सिस बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ना, ठीक है, देखो दिस डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है दिस विल बी कॉल्ड पास एक्सिस। इसलिए इसको पास एक्सिस कहा जाएगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर रहा है और अदर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को पास नहीं कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड पास एक्सिस। इज दैट ओके? तो यही मैकेनिज्म है। तो देखो मैकेनिज्म हम एक बार आपको बता दिए, अब अंदर में क्या होता है वो बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना बताया जाएगा कि इसको क्रॉस करने के बाद ओके इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बिकम पैरेलल टू पास एक्सिस। बस इतना बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू पास एक्सिस हो जाएगा और अदर डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स द बेसिक मैकेनिज्म। तो देखो ये अभी ये जो बताया गया ये अनपोलराइज्ड लाइट थ्रू पोलराइजर है। अब हम लोग देखो डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेन। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे बनता है अगर कोई पूछता है ना तो उसका वन लाइन आंसर है, आप किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर से क्रॉस करा दीजिए, ओके, इट विल बिकम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके। सर यहाँ भी इंटेंसिटी उतना ही रहेगा पास होने के बाद I0/2। हाँ मतलब ये अगर जैसे ये I0 है तो यहाँ Yes, पे sir. I0/2 कर देंगे। अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी हमेशा हाफ हो जाती है, ठीक है ना। ओके सर। तो वो जनरल स्टेटमेंट है। अभी ये इसका प्रूफ अभी हम बताने वाले हैं। देखो अब हम देखो डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे मान लो एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गया, अब हमारे पास है एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अब उसको हम फिर से पोलराइजर से अगर पास करेंगे तो क्या होगा। सो प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, थ्रू पोलराइजर। तो बस ये आप पढ़ लोगे ना तो इस बार जैसे जेस्ट का क्वेश्चन और मोस्ट ऑफ द नेट एग्जाम का क्वेश्चन, गेट एग्जाम का क्वेश्चन, सब कुछ बस इसी पे बेस्ड है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू पोलराइजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो जब किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे ना तो पहले से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन डायरेक्शन में होगा। तो मतलब हम देखो ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे मान लो ये कोई पोलराइजर है, बुक्स में कई बार देखोगे ना तो पोलराइजर को बेंजीन रिंग जैसा भी बनाया होता है, चाहे शेप कैसे भी बनाइए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हम इसमें मान लो बोल देते हैं कि ये जो है ना हमारा पास एक्सिस है, ठीक है ना, ये इस पोलराइजर का ये है, सपोज करो पास एक्सिस, ठीक है ना, ये पास एक्सिस है। अब हम इसमें लाइट को इंसिडेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। देखो ये ध्यान रखोगे, हम इसको इस तरह से दिखा रहे हैं, ठीक है ना, कि जैसे ये जो क्रॉस है ना ये मान लो लाइट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट ऐसे इंसिडेंट किया गया, ठीक है ना। अगर आप समझना चाहते हो तो इसको ऐसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना, कि जैसे मान लो, तो इसी को आप समझ लो अभी कि ये लाइट का डायरेक्शन है, ठीक है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ओके। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना, ये इंसिडेंट लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक, क्या कह रहे हो? यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्शन का कुछ फॉलो हो रहा है क्या? लाइट बैंड हो रही है बाहर निकलते हुए? क्या कह रहे हो? डिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन। आपको अभी कितना क्या बताया गया कि बस इतना बताया गया ना, सब लॉजिक बता देते हैं ना हम साथ साथ। देखो आप लोग को बताया ना कि जब ये पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, बाकी पास कर गया। तो इस डायरेक्शन में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन इधर तो मूव नहीं कर सकते, इधर तो विड्थ है ही नहीं वायर में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर कैसे मूव करेगा, तो इधर नहीं मूव कर सकता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर मूव कर सकता है, तो इधर का एब्जॉर्ब होगा, इधर का एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, ठीक है। हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं, कोई रिफ्लेक्शन वगैरह भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी उसको छोड़ दो, ठीक है ना, कोई रिफ्लेक्शन वगैरह कंसिडर, बाद में रिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में बताएंगे, वो निकोल प्रिज्म में होता है, ठीक है ना। निकोल प्रिज्म को हमको लग रहा है आप मिक्स कर रहे हो यहाँ पे, अभी उसको भूल जाइए, ठीक है ना। अभी ये किस चीज का बना हुआ है ना, देखो जैसे हम बोलेंगे ना ये पोलराइजर है, तो आपसे पूछा जाएगा किस चीज का बना हुआ है, हमें मतलब नहीं है अभी, ठीक है ना, किस चीज का बना हुआ है। बाद में हम निकोल प्रिज्म बताएंगे, उसमें रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, वो एक अलग चीज है।
तो अभी बस इतना ध्यान रखना है कि पोलराइजर से अनपोलराइज लाइट पास करेगा, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेन पोलराइज लाइट। तो देखो जैसे अगर आपको क्लियरली समझना है ना तो इसको ऐसे समझ लो, ठीक है, कि ये जैसे आप देखिए कि हमारा प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है ना, इस तरह से मान लो ये ऐसे करके हम दिखाए इसको, ये प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसे इधर से इंसिडेंट किया गया, ये इंसिडेंट लाइट है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इधर इस डायरेक्शन में है। अब इसको क्रॉस करके जब ये निकलेगा ना बाहर, देखो ये बाहर जब निकलेगा यहाँ से, तो ये ऐसे करके हम दिखा रहे हैं, ये बाहर मान लो ऐसे निकल गया इधर, ठीक है ना, और फिर यहाँ से देखो ये ऐसे इधर चला गया, ठीक है ना, ये तो ये लाइट ऐसे बाहर निकल गया। अब जानते हो जब इसके बाहर ये निकलेगा ना तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो इसके पैरेलल हो जाएगा। देखो ये इसका प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका होगा वो इस पास एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ऐसे। इट विल बिकम, ये पास एक्सिस देखो ऐसे है ना, इसके पैरेलल ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसा ये प्रोपगेट इधर कर रहा है, ठीक है ना। ये आप बोलोगे के वेक्टर का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ के वेक्टर, प्रोपगेशन इधर है, ठीक है ना, और ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इसको ई डैश बोल दो, ठीक है ना। ई डैश आप देखो पास एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है ना। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट ये जस्ट एक इलस्ट्रेशन है, आपको समझ में आना चाहिए कि लाइट ऐसे इंसिडेंट किया गया, इसका इसमें आप ध्यान रखेंगे के डॉट ई परपेंडिकुलर है, के डॉट ई दिस इज 0, ठीक है ना, दिस इज 0। टाइम भी हो गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो आप ये जो है ना के डॉट ई डैश दिस इज इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर ही है एक दूसरे के, प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड 3D फिगर है इसलिए बहुत क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पास करने के बाद ये पोलराइजर है, दिस येलो कलर से जो लिखा हुआ है ना ये पोलराइजर है, ठीक है। पोलराइजर से क्रॉस करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पास एक्सिस के पैरेलल होगा, चाहे पास एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में, इसको हम पास एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अगर जैसे ये वाला एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना यहाँ पे इस पास एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। इसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है और इसकी इंटेंसिटी आप बोलते हो कि आई है, तो यहाँ पे आई जो होगा ना दैट इज इक्वल टू आई नॉट और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैलस लॉ, ठीक है, ये मैलस लॉ है, ठीक है। अभी इसका कुछ लोग पूछ सकते हैं कि कैसे ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन देखो यहां से आता है, एक्सप्लेनेशन इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन इंटू ई नॉट स्क्वायर और इंटू वी होता है, ठीक है ना, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। तो हम लोग जानते हैं कि देखो पोलराइजर की कैरेक्टरिस्टिक ये है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलराइजर ये है कि इसको क्रॉस करने के बाद, ठीक है, इसको क्रॉस करने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस करता है इस पोलराइजर को, ओके, जो कि पास एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, विच इज पैरेलल टू द पास एक्सिस, ओके। तो यहां से देखिए आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर आप पास एक्सिस के पैरेलल लेंगे, ओके, पैरेलल टू द पास एक्सिस, ओके, तो वो क्या आ रहा है ई कॉस थीटा। तो बाद में यहाँ पे एम्पलीट्यूड में जो है ना जैसे पहले ई नॉट लिखा हुआ था तो बाद में आपको ई नॉट कॉस थीटा लिखना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पैरेलल टू पास एक्सिस विल पास थ्रू द पोलराइजर, ओके। तो पहले अगर ई नॉट लिखा हुआ है तो बाद में आपको यहाँ पे ई नॉट को रिप्लेस करना होगा, जैसे आई नॉट यहाँ लिखा हुआ है तो ई नॉट लिखा हुआ है, तो अब हम आई जब लिखेंगे ना तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ई नॉट को रिप्लेस करना होगा ई नॉट और इंटू कॉस थीटा से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई नॉट कॉस थीटा से रिप्लेस करोगे तो एक्स्ट्रा फैक्टर कॉस स्क्वायर आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे अब बाद में जो इंटेंसिटी होगा उसमें कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ऑलराइट, दैट्स द एक्सप्लेनेशन। तो ये मैलस लॉ है, इसी को यूज करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम स्टॉप करते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में फर्दर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये 2-3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो हम क्लियर बता रहे हैं, इसको कोई भी छोड़ोगे नहीं, ठीक है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। सर क्लासिकल का डाउट पूछना था, पूछ ले। क्या डाउट है सर? एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाफ एम, सर क्वेश्चन बोलूं? बोलो सर हाफ एम Q1 डॉट स्क्वायर प्लस Q2 डॉट स्क्वायर प्लस Q3 डॉट स्क्वायर ये दिया हुआ, फिर उसमें पोटेंशियल लिखा हुआ है हाफ, मतलब V1 लिखा जो फंक्शन है Q2 माइनस Q3 का, फिर V2 लिखा है सर Q3 माइनस Q1 का, फिर माइनस V3 लिखा है जो पोटेंशियल है Q1 माइनस Q2 का,
फिर बोल रहा है सर कि कंजर्व इसका क्वांटिटी है। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है तो नहीं हाँ। सर इसमें कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है इसमें, तो पूछ रहा है कि क्या, हाँ फिर इसमें एक्स को बोला कि साइक्लिक है तो फिर ऑप्शन चूज करना था सर। वो मिड सेमेस्टर में आया हुआ था क्वेश्चन, समझ नहीं आ रहा था ये। अब मिड सेमेस्टर में आया हुआ था तो वो तुम यहाँ क्यों पूछ रहे हो, ठीक है, उसका तो अलग ही लेवल होता है, ठीक है। सर आज है टेस्ट उसका भी। नहीं तो वो जानते हो उसका अलग ही लेवल होता है, उसका क्वेश्चन तो मतलब जानते हो मतलब वो देख क्वेश्चन दो ऑप्शन दिया हुआ था उसमें कि मिड सेमेस्टर में तो जनरली ऑप्शन नहीं हाँ दिया सर था, ऑप्शन दिया, हाँ ऑप्शन दिया हुआ था वो हाँ, तो Sir, उसमें can we leave? हाँ हाँ जा सकते हो, ठीक है ना। मिड सेमेस्टर में पता नहीं क्या उसमें तो जानते हो मतलब हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उससे तो डिफरेंट भी पूछा जा रहा होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या पूछा गया था, ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? तो सर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, जैसे एक्स है उसको लिखा हुआ हाफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q मतलब Q3 और उसके बाद जेड को भी ट्रांसफॉर्म किया गया है सर। तो फिर पूछा है एक्स अगर साइक्लिक है उस ट्रांसफॉर्मेशन में तो फिर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है मतलब? ऑप्शन में दिया हुआ है सर जेड इक्वल टू 2/√3। अच्छा इस तरह से कुछ रिलेशन दिया हुआ है। अच्छा हाँ सर। दूसरे वाले न्यू कोऑर्डिनेट जो उसमें बोला जा रहा है कि एक कोई साइक्लिक है कोऑर्डिनेट, तो जानते हो हाँ तो जानते हो उसको ट्रांसफॉर्म कर दो और फिर जानते हो क्या करना होगा, जैसे एक्स साइक्लिक बोला जा रहा है ना तो एक्स का जो कोफिशिएंट निकल रहा होगा ना उसको जीरो करना पड़ेगा, उसके कोफिशिएंट को जीरो कर दो क्योंकि एक्स साइक्लिक मतलब एक्स प्रेजेंट नहीं होगा, तो एक्स के कोफिशिएंट को जीरो करो तो उससे आंसर पता चलेगा। तो सर लेकिन जो पोटेंशियल दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ था जो V1 वो फंक्शन है Q2 माइनस Q3 का, फिर हाँ ऐसे तो V2 कोई लिखा मतलब हुआ नहीं हो, फंक्शन सब है कुछ Q3 ट्रांसफॉर्म होगा ना, वो माइनस सब कुछ Q1 ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। हमें जहां तक अभी समझ में आ रहा है वर्बल में यही हमें लग रहा है कि बाद में जो भी साइक्लिक बोला जा रहा है उसके कोएफिशिएंट को जीरो करो ट्रांसफॉर्म करने के बाद, ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम ठीक है तो उसके उससे हमें लग रहा है आंसर पता चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें सर मतलब पूरा लैग्रेंजियन को एक्स वाई जेड क्या कह रहे हो? तो इसको बैठ करके आराम से अब सॉल्व कर लो और क्या, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीजों में, ठीक है। वो इसमें जानते हो एक मतलब हम बता रहे हैं कि एटीट्यूड डेवलप करो कि मतलब जितना तुम खुद ही एफर्ट लगाओगे ना, देखो आईआईटीज वगैरह का तरीका यही है, जो पढ़ा रहे हैं उस पे फोकस करो बिल्कुल, ठीक है। उससे रिलेटेड जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, लेकिन फोकस उसी पे होना चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जरूर पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। उस पर फोकस करो और थोड़ा सा एफर्ट लगाओ बैठ करके, जानते हो बैठ के एफर्ट लगाओगे ना तो जानते हो एक कैपेबिलिटी डेवलप होती जाएगी, ठीक है। अब हमें भी एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो मतलब देखना पड़ेगा ना, जब देखेंगे तब या हमें भेजो व्हाट्सएप पे भी देख के बताते हैं फिर, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैंने लेट ज्वाइन किया है तो मैंने ईएमटी नहीं पढ़ी है, प्रेबोटिक्स में ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? नहीं नहीं ज्यादा जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल समझ में आएगा। जैम के स्टूडेंट हो? यस सर। हाँ बिल्कुल अभी हम पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये के डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जीरो कैसे आया? हाँ ये तो परपेंडिकुलर होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मतलब के और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर बिल्कुल होता है, ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है ना। दिस टू आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। और सर क्वांटम में डाउट आ रहे हैं सर असाइनमेंट क्वांटम के डाउट क्लास लेंगे हम, ठीक है। चलो ठीक है अभी हम स्टॉप करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं, ठीक है। ठीक है सर। चलो हम भेजते हैं वो देख करके, ठीक है ना, ठीक है।